This is your series 1, okay, of your September 2026 attempt for income tax. Okay, सीरीज 1 हम कर रहे हैं जो एमटीपी अभी रिलीज किया आईसीआई ने, उसकी सीरीज 1 है, उसमें हम इनकम टैक्स सब्जेक्ट अभी आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके। तो केस स्टडी 1 है, हमें दे रखे क्वेश्चन क्या पूछा हमसे कि व्हाट विल बी द एनएवी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27। हमें क्या ढूंढना है? एनएवी ढूंढना है, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू कैसे आती है? हाउ डू वी कैलकुलेट नेट एनुअल वैल्यू? सबसे पहले क्या करते हैं? हम जीएवी निकालते हैं। जीएवी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू को किससे कंपेयर करते हैं? फेयर वैल्यू से। फिर इन दोनों में से जो हाइयर है हम उसको लिखते हैं, और फिर जो हाइयर होता है इनका, उसको हम क्या करते हैं? जो हाइयर होता है हमारा म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेट में से, उनमें हम कंपेयर करते हैं, उनमें से जो हाइयर होता है उसको किससे हम कंपेयर करते हैं? स्टैंडर्ड रेट से। और फिर जो इन दोनों का लोअर आता है, इन दोनों का लोअर आता है, विच इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेक्टेड रेंट, उसको हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से। और फिर इन दोनों का आपका एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट का जो आपका हायर आता है उसको हम ले लेते हैं, और वो हमारी जीएवी बन जाती है। यही होता है। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे एनएवी निकला जाएगा। Mr. Rohan owns a residential building, okay, situated in Pune. The property is divided such that he uses 1/3 of the 8 for his own residence. 1/3 अपने लिए यूज करता है वो, और बाकी 2/3 जो है वो रेंट ले रखा है, उसने लेट आउट कर रखा है कमर्शियल यूज के लिए। फेचिंग अ मंथली रेंट ऑफ 12,000। ओके, किस उसमें कर रहे हैं हम पे करें डिफॉल्ट टैक्स रिजीव में। ओके, न्यू वाली में 115 बीएसई में। तो देखो आपकी अगर वो है, क्या बोलते हैं, आपकी सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, उसकी एनएवी कितनी आएगी? यानी कि नील। तो ये तो खत्म ही हो गया। अब हम बात करते हैं लेट आउट की। लेट आउट के लिए सबसे पहले देखते हैं एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट हमें कितना दे रखा है? 12,000, राइट। 12,000 गिवन है, 12,000 पर मंथ है, तो आपका आ जाएगा 144,000 एक्चुअल रेंट में, 144,000। ठीक है। नाउ फॉर द लेट आउट सेगमेंट, फेयर रेंट जो हमें 30,000 पर मंथ दे रखी है। फेयर रेंट कितना है? 30,000। तो 30,000 इंटू 12, 360,000। तो 360,000। Now, looking at the property as a whole, for the municipal valuation stand 2,40,000। हमारे पास जो म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी गिवन है? 240। अब इन दोनों का हाइयर बताओ क्या रहेगा? 360। स्टैंडर्ड रेंट देखते हैं। स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट इज 3 लाख। तो 3 लाख हो गया हमारे यहाँ पे। इन दोनों का लोअर 3 लाख ही आएगा। 3 लाख और 144 का देखो, ये हमारी सारी वैल्यूज किसकी गिवन थी? 2/3 पूरे 3 उसके लिए, लेकिन हमें इसको किस में लेनी है? 2/3 में लेनी है, क्योंकि 1/3 इज फॉर 2/3 की लेनी है हमें, क्योंकि 1/3 क्या है हमारा? अपने लिए है वो। तो 2/3 2/3 कर देंगे इसका। तो देखो सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यूएशन को 2/3 करो। म्युनिसिपल वैल्यूएशन को 2/3 करो। 240,000 का आ जाएगा 61,000। ठीक है। 360,000, 360,000 का 2/3 कितना होगा? 240,000। तो यहाँ पे हमारा 240 आ गया। अब स्टैंडर्ड रेंट है। स्टैंडर्ड रेंट हमें कितने का गिवन है? 3 लाख का। तो इसका 2/3 करेंगे तो 2 लाख आ जाएगा। अब दो बताओ, 240 और 2 लाख में से क्या आएगा? ऑब्वियसली 2 लाख। ना लोअर लेना होता है, क्योंकि अब एक्चुअल रेंट कितना है हमारा? 144,000। अब बताओ लोअर 144,000। ठीक है।
चलो नाउ जीएबी आ गई हमारे पास, हमें एनएबी निकालनी है। और क्या लिख रखा है देखो, रेंट एप्लीकेबल हो गया ऑन 30 जुलाई 2025 वी पेड म्युनिसिपल टैक्सेस अमाउंट टू 10% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू। 10% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू निकालनी है, उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, है ना। तो 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू में 160 की वन है, 160 का 10% 16,000, तो माइनस म्युनिसिपल टैक्स 16,000 विच विल गिव यू एनएवी, जो कि कितना आ रहा है, सॉरी इसमें से हमें 144,000 में से, और इसमें से हायर लेना था ना, हायर लेना था, तो यहाँ पे 2 लाख आने का ना, हायर लेनी है ना, तो 2 लाख माइनस 16,000 कितना आएगा, 9। ठीक है, देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड का नील आ गया, लेट आउट जो आपका आ गया 360 का, म्युनिसिपल वैल्यू आ गई 160, स्टैंडर्ड रेंट आ गई 2 लाख, एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो गया हमारा, हायर ऑफ दिस विच इज 2 लाख, और एक्चुअल रेंट हमारा 144, तो दोनों का हायर लेंगे तो 2 लाख आ जाएगा, म्युनिसिपल टैक्सेस का लेस कर देंगे 16,000, 2/3 करना मत भूलना। जीएबी हमारा, जीएबी में से हमने एमटी माइनस कर दिया, एनएबी आ जाएगा 184,000। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, when fair rent is given specifically for the let out, do not apportion it again, ठीक है, apportion only the whole property value, ठीक है, only municipal value standard rent। इसको जरा करेक्ट कर ले, यहाँ पे फेयर वैल्यू क्या आ गया, अभी 3 से हटाएगी, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या गिवन था, 30,000 पर मंथ ऑफ द लेट आउट सेगमेंट, यहाँ पे हम वो कर लेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द अलाउएबल डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए अलाउएबल डिडक्शन बताओ, अलाउएबल डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा, क्या होता है इसका फॉर्मूला, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का लेते हैं हम, और करंट ईयर का लेते हैं, राइट। तो प्री कंस्ट्रक्शन और करंट ईयर का देखते पहले, लोन कितना लिया है इसने, लोन लिया है इसने, कब लिया है, 45 लाख का लिया है 10%, ऑन 30 जुलाई में 10% तो म्युनिसिपल वैल्यू है, ये 10% इंटरेस्ट रेट है, बैंक ऑन 1 अप्रैल 2023, ठीक है, 1 अप्रैल 2023 को लिया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग कम्प्लीट ऑन 30 जून, 30 जून को खत्म हो गया, और उसने रीपे कर दिया अमाउंट को 30/6 को, 30 जून 2025, यानी कि 30 जून 24 तक हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड रहेगा, यानी कि 14 से लेके 30th 6 एंड 24 आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, राइट, है ना, ये आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आ गया। नाउ 45 लाख था फॉर 10%, यानी कि 1 साल का कितना हो गया, 4,50,000। नाउ तो हम इंटरेस्ट अलाउड कब तक का करते हैं, खाली कंप्लीट ईयर का करते हैं, कंप्लीट ईयर का करते हैं, नहीं हमें कब तक करना है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, जो 4 5 और 6 महीने हैं, जो अप्रैल मई और जून है 24 का, उसको हम नहीं माने, कंप्लीट ईयर लेते हैं। कंप्लीट ईयर लिया 45 लाख था, 10% 1 साल के लिए कितना आ जाएगा, 4,50,000, राइट। अभी जो 4,50,000 ये पूरे घर के लिए लिया है उसने, यानी कि लेट आउट के लिए कितना आएगा, 450,000 इंटू 2/3, राइट, विच इज 90,000, और फिर इसको क्या करते हैं, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो 90,000 डिवाइड बाय 5, तो आपको कितना आ जाएगा, ये 60,000, यानी प्री कंस्ट्रक्शन आपका आ गया 60,000। नाउ करंट ईयर का कितना होगा, 1 अप्रैल 25 से 1 अप्रैल कब तक,
1 अप्रैल 25 और 3 महीने अब देखो आपके इस साल के 3 महीने, क्योंकि अभी तो करंट है ना, वो उसने को दे दिया ना, कब तक दिया उसने उसने दिया जुलाई, एक सेकेंड, 30 जून 24 को, 30 जून 24 को। और देखो उसने कंप्लीट दे दिया है पूरा का पूरा, यहाँ 30 जून तक तो उसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी, पर उसने दिया कब है पेमेंट, 30/6/25 को। अब जब उसने प्रिंसिपल पेमेंट दी थी 30/6/25 को, तो हम 1 अप्रैल 25 से 30/6/25 तक का निकालेंगे। कितने हो गए, 3 महीने। यस, वो 24 से ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो, वो 24 है, हम जब प्री कंस्ट्रक्शन निकालते हैं उसमें कंप्लीट ईयर लेते हैं, फिर बाद में जो अभी करंट ईयर का निकाल रहे हैं उसमें जैसे 3 महीने से पेमेंट करी है, 3 महीने बाद फिर 25-26 के, तो हम 3 महीने का लेंगे, तो 3 महीने लिए तो इसका कितना हो जाएगा, 450,000 था, 10%, 3 महीनों के लिए हमारा कितना आ जाएगा करंट ईयर का, 112,500। और ये किसके लिए आ रहा है, होल बिल्डिंग का है, तो 112,500 डिवाइड बाय 3 into 2 विच इज 75,000। कितना आ रहा है, 75,000, यानी हमारे क्या 75,000 और एक आ रहा है 60,000, तो 75 + 60 कितना हो गया, 135। बी पार्ट आ जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन 60,000 + 75। ठीक है, देखो डेट ऑफ बोरिंग कब थी, 1/4/2023 को, कंप्लीट कब हुआ, 30/6/24 को, एंड कब किया उसने अपनी कंप्लीशन, डेट ऑफ कंप्लीशन 31 मार्च 24 ही मानेंगे हम, कि जो पूरा ईयर है उसको मानते हैं, तो ड्यूरेशन आपकी इतनी आ गई अब 12 महीने की, यानी कि 45 लाख का 10%, 450,000 को 5 ईयर में किया 90,000, अब ये 2/3 करेंगे इसका तो 60,000। और करंट ईयर के लिए फुल्ली प्रीपे कर देते 30 को, तो हम इसका खाली 3/12 कर देंगे और फिर इसका 2/3 उसके पोर्शन के हिसाब से, तो आपका टोटल आ जाएगा 135,000। और सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के लिए होगा 1/3 का, नहीं होगा क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। और इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज नील और नॉट अलाउड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन टोटल टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27। हमें क्या बताना है, उसकी टोटल इनकम बताना है ना, हम उसकी टोटल इनकम बताने। अब टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे आप बताओ। उसकी अभी हमारे पास एनएवी कितनी आई थी हाउस प्रॉपर्टी की, देखो एसओपी तो वो 0 है, एसओपी की सेल्फ ऑक्यूपाइड की तो, लेकिन जो लेट आउट है उसकी एनएवी हमारे पास कितनी आई थी, 184,000। उसमें से क्या बोले 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और बाकी एक 24B का जो मिलेगा वो मिलेगा, तो आपका 30% करो 184 पे कितना आएगा, और 24B में कितना, 135,000। तो ये आपका आ रहा है, लॉस आ रहा है 60-100 का जी, लॉस आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी का। आगे भी और कुछ दे रखा है क्या केस स्टडी में, क्या बोला है उसने आगे, सब्सिक्वेंटली ही रीपेड द एंटायर प्रिंसिपल लोन अमाउंट इंटरेस्ट 36 2025 में, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 उसने एडिशनल इनकम अर्न किए 2 लाख की फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी आईएफओएस दे रखा है हमें 2 लाख का और कुछ नहीं दे गिवन, तो आईएफओएस 2 लाख का। अब इसे सेट ऑफ कर सकते हैं हम, कर सकते हैं यार, 115 बीएसी है हाउस प्रॉपर्टी का, सैलरी से कैपिटल से, और लेकिन अगर वो डिफॉल्ट है तो वो भी क्या होएगा, हाउस प्रॉपर्टी से ही होता है, तो हमारी ये क्या हो जाएगी, लॉस दिखाएंगे नहीं, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आईएफओएस का 2 लाख जो है वो क्या होएगा, टैक्सेबल, टैक्सेबल इनकम आ गई। देखो नेट एनुअल वैल्यू 184, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस की, इंटरेस्ट माइनस किया, हमारे पास लॉस आ गया, इनकम हमारी 2 लाख थी, सेट ऑफ कर देंगे, रिस्ट्रिक्शन जो है वो क्या होएगा, लॉस अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा अलाउड
to be set off against the income under any other head of the income. Hence जो HP loss है 6200 का, उसको हम set off कर देंगे, sorry set off नहीं कर सकते income from other sources से. तो सेल्फ एक्वायर्ड हाउस प्रॉपर्टी है डिसअलाउड कंप्लीटली अंडर सेक्शन 15 BAC डिफॉल्ट रिजीम, और लेट आउट जो एचपी का इंटरेस्ट है 100% होगा विदाउट कैपिटल अंडर सेक्शन 24B. आपको जो लेट आउट इंटरेस्ट है, ठीक है. और एचपी का लॉस सेट ऑफ का क्या है कि 115 BAC से एचपी का लॉस जो है वह एचपी के से ही माइनस हो सकता है, सैलरी बीजीबी कैपिटल गेन आईएफआरएस से नहीं. नाउ केस सिनेरियो 2. मिस्टर प्रकाश, a citizen of India, requires a professional guidance to file his income. ठीक है, ओके. Now he has provided the following financial and travel records. आपको क्या निकालना है? रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है, ठीक है. He possesses a residential property in Hyderabad which is let out to Mr. Vikas, a salaried employee, for monthly rent of 75,000. 75,000 पर मंथ का मिलता है. उसने क्लेम क्या किया है? That is rental income constituted sole sources of earnings during the 25-26. उसमें sole source उसका वही है, यानी कि वही सिर्फ पैसे उसी से कमाता है, उसी के थ्रू कमाता है. However, जो उसकी बैंक स्टेटमेंट है वो क्या रिवील कर रही है? एडिशनल ट्रांजेक्शन. उसने क्या बोला था असेसिंग ऑफिसर को कि मैं तो खाली 75,000 महीना कमाता हूँ, लेकिन उसके बैंक स्टेटमेंट तो कुछ और ही कह रही है. क्या सबसे टोटल क्रेडिट 23,975 वो रिसीव हुआ, उसको इनकम टैक्स रिफंड मिला. उसको इनकम टैक्स रिफंड इज इनकम? नो. 5,775 इज इंटरेस्ट ऑन द रिफंड. ये हमारी इनकम होती है आईएफओएस की, ठीक है. ओके. Second, 55,000 was credited on 15th August in his bank account. Mr. Prakash specified this was the cashier presented by his grandchildren on the occasion of his 60th birthday. Grandchildren कोई भी गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं, असेंडेंट डिसेंडेंट को अगर कोई भी गिफ्ट देता है तो वो हमारी क्या होती है? एग्जाम्प्ट होती है. तो 55,000 को एग्जाम्प्ट हो जाएगा irrelevant of the fact that 50,000 से ज्यादा है. A detailed inspection of his passport और एंट्री एग्जिट स्टैम्प करी गई, जिसमें इंडिकेट क्या कर रहा है कि ट्रिप जो उसने करी अपनी बीवी के साथ सिंगापुर की, और वो 27 सितंबर को डिपार्चर हो गया और वह 31 मार्च को. तो यानी कि क्या? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर का 27, इतने ही दिन वो इंडिया में रहा. यानी कितने दिन टोटल? 180 डेज. खाली इतने ही दिन रहा. और वो कब आया है? 31 मार्च 2026 को आया. तो +1 इसका भी मान लो. चलो तो 181 हुए तब भी हुआ, उसको 182 नहीं हुआ. फर्स्ट कंडीशन तो गई. अब देखते हो 4 साल वाली और 60 डेज. देखो 60 डेज वाला तो हो रहा है, 4 साल वाली और देखनी पड़ेगी. क्या है? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर ही स्टेड इंडिया 320 डेज के लिए. 365 डेज से कम रहा है, 320 के लिए रहा है खाली. यानी ये क्या बन गया? अब एनआर बन गया, नॉन रेसिडेंट ही. ठीक है, देख लो. इसमें भी 180 दे रखा है क्या? 30, 31, 30, 31, 31, 26 और 1. यहाँ पे इसको 27 कर दो और यहाँ पे इसको 181 कर दो. नाउ सिंस जो स्टे है वो 180 डेज में है, 180 डेज का, यानी कि 182 डेज से कम है, उसे बेसिक कंडीशन नहीं हुई और वो दूसरी वाली भी नहीं हुई क्योंकि 365 डेज से कम है, तो इसलिए वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इज देयर एनी रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आईबी हाउस वाले में? अच्छा, इफ यस व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ टीडीएस टू बी डिडक्टेड. अच्छा, हमें बताना है टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा, और कटेगा तो कितना कटेगा. ठीक है, देखते हैं. उसकी कितनी इनकम हो रही थी उससे? 75,000. और क्या बोलते हैं टीडीएस किससे करते हैं? जिसका 50,000 से ज्यादा होता है. यस, 50,000 से ज्यादा की होती है तो उसको टीडीएस काटना पड़ता है, और वो इंडिविजुअल होना चाहिए.
है ना, इंडिविजुअल होना चाहिए। तो मिस्टर प्रकाश इंडिविजुअल है, एचयूएफ इंडिविजुअल है, एचयूएफ को तो जिसका 50,000 से ज्यादा और जो रेसिडेंट हो, और जो रेसिडेंट हो। क्या ये रेसिडेंट है? नहीं है। इसका नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है यानी ये नहीं है, इसको कोई भी नो रिस्ट्रिक्शन, उसको कोई देने की जरूरत नहीं। वाई? बिकॉज ही इज एन आर। और ये भूल मत जाना, खुद ही निकाला खुद ही भूल गए, प्रोविजन ही आती। There is no requirement to TDS under section 105 sees because is salaried employee नहीं, उसकी वजह से नहीं, salaried employee की वजह से नहीं, because is a non resident इसलिए। ओके, सेक्शन 195 आता है इसमें rather than 194 IB। देखो, requires an individual or HUF paying month rent exceeding 50,000 डिडक्ट करेंगे 2% को फॉर द रेंट पेड टू रेसिडेंट पे। यहाँ पर वो क्या है? नॉन रेसिडेंट, उसको अप्लाई नहीं करेगा, 195 अप्लाई करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एडवांस टैक्स लायबिलिटी। एडवांस टैक्स लायबिलिटी के देखते चलो, किसको देनी है या नहीं देनी। नॉन रेसिडेंट है तो उसकी वजह से नहीं देनी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि एडवांस टैक्स लायबिलिटी नॉन रेसिडेंट है इसलिए नहीं देना होता। ठीक है, देखो इसकी एक इनकम है 75,000 इंटू 12, और कौन सी इनकम है इसकी? ये 5775 वाली। और क्या बोल रहे हैं? 60th बर्थडे इम्पोर्टेंट। देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन है 60th बर्थडे यानी 60 से अबव है, और जो 60 से अबव होता है उसको क्या होता है, एक प्रोविजन में जो 60 से अबव होता है उसको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है अगर उसकी पीजीबीपी में इनकम नहीं है। क्या इसकी पीजीबीपी में इनकम है? नहीं है, 60 से प्लस है तो इसको एडवांस टैक्स देने की जरूरत है? नहीं है। बट ये प्रोविजन ओनली अप्लाइड फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल, इसके लिए मतलब आदमी इज नॉन रेसिडेंट, इसलिए ये प्रोविजन इस पे नहीं लगेगा। दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर द रेसिडेंट इंडिविजुअल्स की भाई 60 से ऊपर और पीजीबीपी की इनकम नहीं है तो आप एडवांस टैक्स मत दो, कोई बात। देन इस पे लगेगा। अब कितना लगेगा वो हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कैसे किया। ठीक है, तो 75 इंटू 12 करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 9 लाख। ठीक है, उसके बाद इसकी स्टैट्यूटरी डिडक्शन करो 30% की, कितनी आ जाएगी? 270। तो 270 को करो माइनस, इसमें से तो देखो 9 लाख माइनस 30% कितना आएगा? 630,000। 5775 आपका इंटरेस्ट माना जाएगा और वो कैश गिफ्ट था वो तो एग्जाम था ही। ठीक है, तो आपकी टोटल कितनी आ गई जीटीआई? रोज टोटल इनकम कितनी आई आपकी? 5775 प्लस 630 के विच इज योर 635,775, राइट? ये आ गई। अब निकालो इसमें कौन सा है, इसमें फॉलो क्या कर रहा है। ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि डिफॉल्ट है, ओल्ड है या न्यू है, तो हम न्यू ही मानते हैं। तो इसमें न्यू से करो अप टू 4 लाख नील, 4 लाख का 2,35,000, 2,35,775 का 5% is 11,788.75 प्लस 4% सेस जो लगता है वो करो, देखो कितना आ रहा है। क्या ये 10,000 से बड़ा है? यस, तो क्या ये लाइबल हुआ? हाँ जी हुआ। ठीक है, ही इज लाइबल टू पे एडवांस
टैक्स। वाई? बिकॉज इट इज, क्योंकि जो इनकम है वो 10,000 से ज्यादा की आ रही है। टैक्स लाइबिलिटी, सॉरी इनकम नहीं, टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है। नाउ exemption from advance tax is granted only to a resident senior citizen जिसकी कोई भी इनकम नहीं है पीजीबीबी में। स्टेटस क्या है इसका? प्रकाश जो है उसकी 60 एज हो चुकी है, उसकी कोई पीजीबी में इनकम भी नहीं है, लेकिन वो नॉन रेसिडेंट है, इसलिए वो क्लेम वो वाली एग्जेम्पशन नहीं कर सकता, और उसकी जो इनकम है 10,000 से एक्सीड करती है, इसलिए उसको एडवांस टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इंडिपेंडेंट वाला क्या दे रखा है? इन फरवरी 2026, सबसे पहले तो क्या दे रखा है वो? इन फरवरी 2026 मिस्टर जयेश commenced a business of manufacturing tables. He maintained his book accounts using the mercantile accounts method. During this year, he acquired raw material for supply P, Q and R. ठीक है, वो बिजनेस करता है मैन्युफैक्चरिंग टेबल्स का, उसने सप्लायर से किया। हमें क्या पूछा है इसने? डिटरमाइन अलाउएबल डिडक्शन फॉर जयेश रिगार्डिंग द परचेज। ठीक है, हमें डिडक्शन देखना है। सबसे पहले उसने लिया एक माइक्रो एंटरप्राइज से, स्मॉल एंटरप्राइज से और एक मीडियम एंटरप्राइज से। सबसे पहले इसको मार्क कर दो एज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब देखो इन फेब 2026 हमें पेमेंट बतानी, डिडक्शन कितनी लगेगी। सबसे पहले सप्लाई पी की बात करते हैं। उस डेट ऑफ परचेज क्या? 15/2/26। उसने कब खरीदा सामान? 15/2/26 को। और पेमेंट ड्यू एज पर रिटर्न एग्रीमेंट, यानी कि पेमेंट कब तक देना है? विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। 30 दिन के अंदर अंदर देना है परचेज के। 30 दिन के अंदर 15/2 है तो क्या आएगा? 15/2 है तो ड्यू डेट क्या आएगी? 17 दिन, 26, 28 दिन होते हैं ना। 17/3/26 उसकी ड्यू डेट। अगर आप पे कब कर रहे हो? 29/3 को, बाद में कर रहे हो। पर इसका एक प्रोविजन है, इसके अकॉर्डिंग तो लेट कर रहे हैं, यानी कि डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए। पर अगर आप उसी ईयर में कर रहे हो जिस ईयर में आपने खरीदा, जिस ईयर में आपका वो था, यानी कि 31/3/26 से पहले पेमेंट कर रहे हो, है ना, यहाँ पे जो कि कर रहे हो, तो आपको अलाउड होता है। तो आपको अलाउड होता है माइक्रो एंटरप्राइज में, तो ये अलाउ हो जाएगा क्योंकि 29 दिन। तो परचेज ऑन 15/2 विद 30 days रिटर्न एग्रीमेंट, due by 17 March, paid on 29th March, delayed past 30 days but paid previous year 2025-26 में, जो कि before 31/3/2026 हो जाएगा। तो इसलिए जो 5 लाख रुपए आपके डिडक्शन में अलाउ हो जाएंगे, मिल जाएगी। सप्लाई क्यों स्मॉल एंटरप्राइज? अगेन ये स्मॉल एंटरप्राइज है, आपका 7 लाख का अमाउंट है। 17/3/2026 को इसने खरीदा है। कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। जब कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता तो हम कितनी मान दे? 15 डेज की लिमिट लगाते हैं। करो 17/3 से 15 डेज की लिमिट कितनी हुई? ड्यू डेट आपकी 1/4 आ गई, 1/4/26, और ये कब दे रहा है? 15/4/26 को लेट दे रहा है, और इस ईयर ये ईयर भी निकल चुका है, तो हैंस इट इज नॉट अलाउड। उसका सप्लायर आर मैन्युफैक्चरर है, सॉरी मीडियम एंटरप्राइज वाला, ये कितने दे रहा है? 8 लाख। 25/3 विद इन 40 days फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, 40 days है। 30/11/26 को दे रहे। ठीक है, अब बताओ मुझे 40 दिन 25 के, बेटा एक याद रखो, मीडियम एंटरप्राइज आर एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डिसअलाउंस रिगार्डलेस ऑफ द पेमेंट। हमें इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है। मीडियम एंटरप्राइज है
अलाउड है आपको डिसअलाउ क्या बोलते हैं आपको अलाउड है डिडक्शन लेना। ठीक है, 8 लाख की भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी विदाउट सीइंग द डेट अमाउंट एंड ऑल। माइक्रो और स्मॉल में ही दिक्कत आती है और वही आपको क्वेश्चन नंबर 1 में तभी माइक्रो और स्मॉल ज्यादा देते हैं। एग्रीमेंट 30 डेज का था, ड्यू डेट 17/3 की थी, पेमेंट जो वो 29/3 को करी गई। वैसे तो 30 दिन के बाद किया गया, लेकिन बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर था, इसलिए जो पेमेंट है वो अलाउ हो जाएगी। उसके बाद है 5 और कितने थे लास्ट वाला कितना था 8 यानी 13 हो गए। नाउ since the payment is made beyond 15 days next previous year में disallowed in the previous year 25-26 under section 43 BH, it will be allowed in the previous year on the actual payment basis। जब आप एक्चुअली में पे करोगे तब माना जाए। एक्चुअली में जब आप पे कर चुके होगे एक्चुअल पेमेंट कर चुके हो, इसलिए अलाउड 0। फिर क्रिटिकल पॉइंट सेक्शन 43 BH ये भी कहता है ओनली टू द माइक्रो और स्मॉल, वो मीडियम पे नहीं अप्लाई करते थे, इसीलिए वो हमेशा हमें देखना ही नहीं है रेट, वो 8 लाख पहले से अप्लाई होगा अलाउ होगा, तो आपका आ जाएगा 13 लाख। ठीक है ना। मिस्टर सूरज एग्रीड, एज जो है उसकी 64 years है, was not provide satisfactory explanation, उसने satisfactory explanation नहीं दी असेसिंग ऑफिसर को। इन्वेस्टमेंट 7 lakhs की, अगर हम नहीं देते हैं तो हम क्या करते हैं 60% टैक्स देते हैं, उसका 25% सेस देते हैं, उसका 4% का सेस देते हैं, यही करते हैं सुटेबल जब नहीं मिलती है। या फिर कहें इफेक्टिव रेट हमारा क्या बन जाता है, याद रखना 78% बन जाता। 78% हम सीधा 7 lakhs का 78% निकाल लेंगे। 7 lakhs का 78% कितना होता है 546। देखो 7 lakhs के 78,000, और नहीं तो आपको करना है तो 60 करोगे 25 ऑफ 60% और फिर 4% और 75%। ठीक है, तो आपका 78% आ जाएगा। सीधे याद रखो 78% इफेक्टिव रेट है। अगर आपको असेसिंग ऑफिसर को नहीं लगा कि अपने ढंग से उसकी मतलब रीजन दिए हैं या बताया है कि कहाँ से आपकी इनकम आई है। ठीक है, नाउ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है ये हमें। मिस साना 40 years की है, एडवोकेट है, ओके, शी गिव्स हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द एक्रूअल बेसिस, उनका प्रॉफिट लॉस अकाउंट दे रखा है। ठीक है, इंडिविजुअल है टुडे 10-15 मार्क का क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दे रखा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अनअपेड मेडिकल इंश्योरेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, उसने 1 लाख दी है, एडवांस 6। हमें क्या करना है टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी एज द मोस्ट बेनिफिशियल यानी अगेन हमें डिफॉल्ट का भी निकालना पड़ेगा और ऑप्ट आउट किया वो भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए डिफॉल्ट का निकालते हैं। ठीक है, देखो उसकी इनकम कितनी आ रही है, देखो नेट प्रॉफिट आ रहा है उसका 2591 का। सबसे पहले मैंने क्या बोल रखा क्या निकालेंगे हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी देखो उसकी है दे रखी है, फिर हम डायरेक्टली पीसीबी पे से स्टार्ट कर दे देखते हैं। हाउस प्रॉपर्टी देखो दे रखा है क्या, स्टाफ सैलरी रेंट, वो रेंट पे कर रही है ना, तो ये इनकम थोड़ी ना होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव इंसेंटिव मीटिंग ये वो फीस, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑन रेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 90,000 मिल गया। चलो इसको नीचे देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रैवलिंग, पेड मेडिकल इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द कार, और क्या है एडवांस, यानी इसके बारे में कोई भी हमें और कुछ नहीं दे रखा, बस ये रेंट रिसीव हुआ हमें 90,000। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें भी देख लेते हैं। देखो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, म्युनिसिपल टैक्सेस भी आ गए। तो हमें अब कुछ और नहीं दे रखा तो इसको ही हमें जीए भी मानना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर क्या बोलते इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, तो हम 90,000 को जीए भी मान लेंगे। देखो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें सबसे पहले हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू ली है 90,000 की, उसमें हम लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस जो पे हो गए हैं, वही करते हैं, पे हो गए थे वो तभी कर रखे हैं वो, तो हमारे कितना आ गया इसको करके 81,000। ठीक है, तो हमारा आ गया 81,000 हमारा एनएवी आ गया। अब एनएवी में क्या करते हैं हम लेस 24A क्या आएगा 30% लेस कर देंगे, करो 81,000 माइनस 30%,
56,700 हमारी इनकम आ गई। ठीक है ना। अब करते हैं पीजीबी। नेट प्रॉफिट है 25,91,000। तो अब हम बात करते हैं पीजीबीपी। इसमें सबसे पहले है नेट प्रॉफिट 25,91। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, फिर ऐड करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए था पर हमने कर दिया। एक्सपेंसेस डेबिटेड बट नॉट फर्स्ट। स्टाफ सैलरी, रेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस स्टाफ, मीटिंग, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, परचेज ऑफ कार फॉर ऑफिशियल यूज ऑन 1/7/2025। परचेज ऑफ अ कार क्या हम पीएनएल में लिखते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये, है ना। क्या है ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 लाख को अलाउ नहीं करेंगे, डिसअलाउड कर देंगे। परचेज ऑफ कार कितने की? Why? Because amount paid for the purchase of car is not allowable, so it is a capital expenditure. ठीक है, और क्या दे रखा है हमें? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ कार। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इसका शायद नीचे वो दे रखी थी ट्रैवलिंग का कुछ। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द फॉरेन प्रोफेशनल रूट 50,000 है, वो 5 लाख का 50,000 विच वॉज विद इन द आरबीआई नॉर्म्स। ठीक है, तो अभी क्या कह रहे हैं कि जो हमारे ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर है फॉरेन प्रोफेशनल टूर के लिए हुआ है। अब तो ये किसके लिए हुआ? आरबीआई नॉर्म्स के अंदर हुआ है, प्रोफेशनल वर्क के लिए हुआ है, तो उसको हम डिडक्शन दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं। ठीक है, हम दे देंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कार फ्रॉम पीरियड 1/10 to 39/2026। क्या मतलब हुआ कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कार इज फॉर द पीरियड फ्रॉम दिस टू दिस? मतलब ये कहने की एडवांस भी है इसमें। एडवांस कितना हो गया देखो, 2025 से लेके ये देखो 1/4/26 से 30/9/26 तक एडवांस हो गया। यस, यानी कि 6 महीने के एडवांस दे रहे हो तुम, बाकी 6 महीने इस साल के हैं। तो जो 6 महीने एडवांस में है हम उसको अलाउ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, यानी 6 मंथ्स का डिसअलाउ कर देंगे। ठीक है, तो 6 मंथ्स का डिसअलाउ कैसे करेंगे? 35,000 कहा विच इज 17,500, तो इसको ऐड कर देंगे हम, डिसअलाउ किया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एडवांस 17,500। और क्या लिखोगे? तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूरा लिखोगे। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पेड इन एडवांस फॉर पीरियड 1/4/2026 to 30/9/2026 for 6 months 17,500 का is not allowable as deduction because she is following accrual system of accounting। ठीक है, और जो ट्रैवल एक्सपेंडिचर था उसके लिए, क्योंकि इट इज इंकर्ड इन कनेक्शन विद द प्रोफेशनल वर्क, तो इसलिए वो अलाउेबल हो जाएगा डिडक्शन, और वो ऑलरेडी डेबिट भी हो चुका है, तो इसलिए हमें फर्दर एडजस्टमेंट उसमें करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद है ट्रैवलिंग रिव्यू। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड इन रिस्पेक्ट टू द हाउस प्रॉपर्टीज में लेस कर रखा है, तो हम यहाँ पे अब तो एड बैक कर देंगे, क्योंकि लेस ऑलरेडी हमने हाउस प्रॉपर्टी वाले में कर दिया, तो यहाँ पे हम एड बैक करेंगे किसको? म्युनिसिपल टैक्सेस को। 9,000 एड ऑन। क्यों? बिकॉज there is deduction under head income from house property। ठीक, नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का भी कुछ दे रखा है कि इंक्लूड 50,000 पेड टू अ टैक्स कंसल्टेंट इन कैश फॉर असिस्टिंग मिस्टर साना
सना इन वन ऑफ द प्रोफेशनल असाइनमेंट से 50,000 किस लिए टैक्स कंसल्टेशन के, वो भी कैश में 48,3 कैश में दिया 50,000, 10,000 तो चलता, 50,000 दे दिए भाई तुमने, हम डिसअलाउ करेंगे। वाई पेमेंट इन कैश disallowed under section 48(3) since the cash payment exceeds 10,000। ठीक है, now fees on taxation services appeals consultancy dividend from Indian company gross में दे रखा है 11 लाख का। ग्रॉस मैंने बोलता क्रेडिट साइड पे दे रखा, तो हम क्या करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। तो डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको लेस करना पड़ेगा, ऐड नहीं होगा, लेस डिविडेंड 11 लाख का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, क्या होगा, ये भी आईएफओएस में जाएगा, है ना, टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज टू बी कंसीडर्ड अंडर आईएफओएस। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट सर्टिफिकेट, उसके बाद और क्या है, ऑनरेरियम रिसीव वैल्यूएशन ऑफ, भाई ऑनरेरियम किसके लिए होता है, क्या करेंगे, और जो रेंट रिसीव्ड है यहाँ पे आएगा, ये हमारा आईएफओएस में आएगा और ये हमारा ऑलरेडी एचपी में आ गया, दोनों का एड बैक कर दो 50 और 90, सॉरी लेस कर दो, इसमें से इनकम है ना, लेस करोगे ना, ऑनरेरियम 50,000 और 90,000 आपका रेंट। ठीक है, और देखते हैं क्या बचा है। और मिस्टर सना पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हर पेमेंट, अच्छा ये तो उसके लिए हो गया, डिडक्शन के लिए, और रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ ये भी हो गया है, शी हैड पेड 1 लाख टुवर्ड्स। अच्छा अब लास्ट डेप्रिसिएशन, भूल मत जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेप्रिसिएशन मत भूल जाना, कार के लिए उसमें नहीं लिखा तो हम भी भूल जाए गई, उसने नहीं अलाउ वगैरह कर रखा, नहीं दे रखा है तो भाई हम नहीं करेंगे, नहीं यार डेप्रिसिएशन तो करोगे, उसने नहीं दे रखा तो हम एडबैक नहीं करेंगे, एडबैक नहीं करेंगे तो हमें लेस करने का भी याद नहीं रहेगा, नहीं। कार का 15% पे होता है 45,000 आ जाएगा, क्योंकि कार कितने की है, कार कितने की ली हमने, 3 लाख की, 3 लाख का 15% 45 आ गया, ये भी लेस हो जाएगा। अब करो, हमारा ग्रोस टोटल इनकम आएगी फिर जीटीआई, फिर उसके बाद उसमें हम डिडक्शन होगी, कोई होगी तो हम उसको लेस कर देंगे, बताओ। ये आपकी आ रही है 2864,200। देखते हैं, डिडक्शन आपकी एक ही दे रखी है, मेडिकल अलाउंस वाली कुछ तो, शेयर पेड 1 लाख गिरा, अमाउंटिंग 47,000 और 8,500 कैश और द प्रिवेंटिव 80D। 80D क्या हमारी 115 बीएससी में होती है, 80D नहीं होती, नॉट अलाउड अंडर 115 बीएससी, हमारी एनटीआई जीटीआई की इक्वली आ जाएगी, हम क्या निकाल लेते अंडर 115 बीएससी, ठीक है, न्यू वाली। अब इसका टैक्स निकालो 2864,200 का कितना आएगा, 4 लाख तक नील, फिर 4 to 8 5% 20,000 आता है, फिर 8 से 12 40, फिर 12 से 16 60, पहले 5 10 15 20 25 30 पूरा ऐसे करके लिख दो, अगर 30 वाला आपका 28 24 से 28 64,200 पे जाएगा तो आपका 20 40 60 80 और 1 लाख आता है, फिर उसके बाद आपका आएगा 139,260।
इसको टोटल करोगे यू विल गेट 439,260, जिसमें आप 4% ऐड करोगे हेल्थ एंड एजुकेशन से, आपके पास आ जाएगा 456,830 एज अ टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 115 बी। समझ में आ रही है बात कि नहीं? नाउ जीडीआई हमारा कितना आया, अब हम निकालते हैं ऑप्ट आउट अगर किया उसने तो। ठीक है, मैं लिख देती ओल्ड टैक्स रिजीम। नाउ देखो हमारा जीडीआई कितना आया था, 28,64,200। ठीक है, अब हम डिडक्शन कर सकते हैं इसमें से, वो तो एज इट इज रहेगा। देखो उसमें कुछ भी वैसा नहीं था कि वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और यहाँ पे एडिशनल एप्रिसिएशन लगेगा क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, देखो तो हमारा एटीडी यहाँ पे देखो क्या बोला है। सना ने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है अपने पेरेंट्स के लिए जो कि सीनियर सिटीजन है, नॉट डिपेंडेंट होना है, उस पर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब पेरेंट्स डिपेंडेंट है नहीं। ऑनलाइन अमाउंट 47,000, पेरेंट्स के लिए 50,000 तक अलाउड होता है, सीनियर सिटीजन है 50,000। शी ऑल्सो पेड 8,500 कैश टुवर्ड्स द प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव के लिए कितना ही हो सकता है, मैक्सिमम 5,000 अलाउड होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और इन दोनों को मिला के मैक्सिमम कितना हो सकता है, 50,000। 47,000 प्लस 5,000 कितना होएगा, 52, विच इज नॉट अलाउड। तो 50,000 तक अलाउ होएगा कि नहीं, बताइए। नहीं ना बाबू, क्योंकि देखो ये है हमारा किसके लिए, हर सेल्फ एंड हर स्पाउस, और वो है किसके लिए, वो पेरेंट्स के लिए। तो पेरेंट्स का 50,000 यहाँ पे फिर अब प्रिवेंटिव नहीं आएगा, प्रिवेंटिव वाला 25 वाले में आएगा। यहाँ पे जो 25,000 उनको मिलता है सेल्फ स्पाउस और बच्चों के लिए, तो वो 25,000 में आएगा। 50,000 की लिमिट 47,000 के लिए है अभी यहाँ पे, क्योंकि सीनियर सिटीजन का या उनके पेरेंट्स का भी हमने प्रिवेंटिव हेल्थ नहीं दिया। तो 47,000 पर यहाँ पे जो 8,500 प्रिवेंटिव हेल्थ है उसका 50,000 तो नहीं लगेगा, लेकिन 5,000 वाली लिमिट तो लगेगी। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको कि जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 50,000 मैक्सिमम होता था, ये तो पूरा मिल जाएगा क्योंकि उनके लिए कुछ भी नहीं है। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में मैक्सिमम 5,000 मतलब देने होते हैं, मैक्सिमम 5,000 अलाउड होते हैं, तो इसलिए 5,000 डिस्काउंट। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो, तो अब ये थोड़ी ना कि मैक्सिमम 50,000 तो 50,000 ही लेंगे, 47,000 लेंगे ना जितने का खर्चा हुआ। तो 47 एंड 5 विल बी 52,000। तो 47,000 प्लस 5,000, 52,000 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा नेट टोटल इनकम, जो कि है 28,12,200। अब इसका निकालो 2.5, 2.5 से 5, 5%, 5 से 10, 20%, 10 से 28, 12, 200, 30%। आपका आ जाएगा टैक्स लाइबिलिटी नील आएगी पहले, फिर आएगी 12,500, फिर आएगी 1,00,000, फिर आएगी 543,660। तो आपका इन टोटल कितना टैक्स लाइबिलिटी आ गई, 656,160। इसमें हम 4% ऐड करेंगे HESS, तो आपका आ गया 682,406। इसको करेंगे राउंडिंग ऑफ, 682,410। उसकी राउंड ऑफ की थी, हाँ ठीक है, उसका तो है राउंड ऑफ। ठीक है, तो आप बताओ किसका ज्यादा किसका कम, 682,410, इसका रहा 456,830। कौन सा लेंगे हम, टैक्स लायबिलिटी अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजीम अंडर 115 BAC इज लोअर, तो इससे हम वो कौन सी लेंगे, ये वाले लेंगे हम। क्या मतलब वो उठाएगी वो, ठीक है। चलो,
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जीएवी दे रखा, म्युनिसिपल टैक्सेस हमने लेस कर दिया, नेट एनुअल वैल्यू आगे डिडक्शन 30% की अलाउ कर दी, हमारे पास आ गया आईएफएचपी। उसका पीजीबीपी में नेट प्रॉफिट दे रखा था, एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। सबसे पहले परचेज ऑफ कार 3 लाख का नहीं अलाउड होगा, डिसअलाउड अंडर सेक्शन 37 जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया हाउस प्रॉपर्टी के लिए, वो एचपी से रिलेटेड है, वो ऐड कर देंगे, सॉरी हाँ ऐड कर देंगे वापस से। पेमेंट टू टैक्स कंसल्टेंट द कैश जो है वो डिसअलाउड हो जाएगा क्योंकि पेमेंट 10,000 से ज्यादा की है। ट्रैवल एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन प्रोफेशनल टूर जो है और नील क्यों है, क्योंकि अलाउेबल है, नो एडजस्टमेंट होगी। और प्रीपेड जो कार मेंटेनेंस के थे उसमें से 35,000 में से जो 6 महीने का था वो एडवांस का था, वो अलाउड नहीं होगा क्योंकि एक्रूअल सिस्टम फॉलो करते 17,500 ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम उसके अंदर लेस करेंगे क्या, डिविडेंड को क्योंकि आईएफओएस में जाएगा, और गोल्ड मोनेटाइजेशन वाला आईएफओएस में जाएगा, ऑनरेरियम आईएफओएस में जाएगा, रेंट रिसीव हुई है वो एचपी में से लगे, सब टोटल आपका आगे डेप्रिसिएशन 15% लगेगा आपकी इसमें कार में। ठीक है, तो 3 लाख, और वो 180 से ज्यादा भी है। ये देखो जो कार है हमने कब खरीदा, 1/7 को खरीदा, अक्टूबर में नहीं खरीदा, अक्टूबर में नहीं खरीदी यानी कि वो ऑब्वियसली 180 दिन से ज्यादा का, हमने पूरा 15% लगाया। उसके बाद पीजीपी आ गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिविडेंड आ गया, ऑनरेरियम आ गया, आपका गोल्ड मोनेटाइजेशन इंटरेस्ट वाला भी आ गया, आपका आईएफओएस आ गया। तो ग्रोस टोटल इनकम आ गई, डिडक्शन यहाँ पे लगेगी नहीं लगेगी 115 बीएसी में। उसके बाद हम इससे टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, तुम्हारा जाएगा 356 830। ठीक है, अब एक सेकेंड, टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपकी आएगी 456,830 जो हमने पूछा है। अब यहाँ पे एक बात मेरी ध्यान से सुनना कि हमने ये क्यों निकाला है, क्योंकि इतना ही पूछा था। अगर वो क्वेश्चन में लिखता कि हमें बताओ टोटल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी पेएबल, पेएबल लिखता तो हम निकालते वो माइनस करके एडवांस टैक्स। हमने एडवांस टैक्स यहाँ पे क्यों कुछ नहीं किया, क्यों हमने इसको नहीं छेड़ा एडवांस टैक्स को, जो बोल रहा था कि 1 लाख जो है हमें दे रखा है, क्यों नहीं छेड़ा, क्योंकि उसने बोला ही टैक्स लाइबिलिटी था। टैक्स लाइबिलिटी पेएबल लिखता तो हम लिखते माइनस, सॉरी माइनस 1 लाख, क्योंकि 1 लाख वो दे चुके तो पेबल हमें 1 लाख कम करने पड़ते, लेकिन यहाँ पे हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे इसको। ठीक है, हम खाली यहीं पे छोड़ देंगे 456 830 पे। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात। नाउ कंपैरिजन के लिए दूसरी वाली देखो, हमारी 286 64 800 आ रहा था, इसमें से हमने मेडिकल इंश्योरेंस वाला 50,000 का 47,000 लिया और 5,000 ये कर दिया, हमारी डिडक्शन आ गई एटीडी की 52, और फिर हमने एनटीआई निकाला। एनटीआई निकालने के बाद नॉर्मल रिजीम में हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन में हमारा टैक्स कितना आएगा 682 406, जिसको हम क्या करेंगे राउंडिंग ऑफ और 410 आ जाएगा। तो हम कौन सा लेंगे, टैक्स लाइबिलिटी अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम जो वो इतनी आ रही है जो कि कम है, तो इसलिए हम कंफ्यूजन में क्या बोलेंगे। एक तो बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजन है कि रेगुलर किसको कहते हैं, नॉर्मल किसको कहते हैं, डिफॉल्ट कौन सी होती है, ऑप्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट क्या होती है, 115 बीएसी ऑप्ट आउट ऑफ 1 बीएसी। कंफ्यूज मत हो, आपकी डिफॉल्ट इज न्यू वाली, डिफॉल्ट यानी न्यू टैक्स रिजीम जो आपकी है 115 बीएसी वाली है, उसको डिफॉल्ट बोलते हैं। और जो हम लिखते हैं ऑप्ट आउट फ्रॉम सेक्शन 115 बीएसी यानी 115 बीएसी से बाहर निकल गया, यानी आप ओल्ड टैक्स रिजीम पुरानी वाली कर रहे हो 2.5 लाख वाली, जिसको जिसको हम रेगुलर प्रोविजंस भी कहते हैं, रेगुलर वाली, रेगुलर वाली भूलो मत। ऑप्ट आउट फ्रॉम ऑप्ट 115 बीएसी, वो ओल्ड ये न्यू, वो रेगुलर ये डिफॉल्ट। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। नाउ कंक्लूजन क्या बोलेंगे, जो हमसे ज्यादा बेनिफिशियल है, जो कि यहाँ पे डिफॉल्ट वाली है, तो हम वो ले लेंगे। नाउ क्वेश्चन इज हियर, हमें क्या करना है, डिटरमाइन द कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी, हमें कैपिटल गेन निकाल के उसका फिर टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। ठीक है, ओके। और मिस्टर शर्मा, for assessment year 26-27 it is assumed that his remaining income exceeds the basic exemption threshold, तो उसकी जो बाकी की सीजी के अलावा जो हमारी वो है इनकम है वो एग्जेम्पशन थ्रेशोल्ड से ज्यादा की। ओके, ठीक है, चलो। मिस्टर शर्मा, अ प्रूडेंट इन्वेस्टर, एक्वायर किया उन्होंने क्या, गोल्ड ज्वेलरी। ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी 325,000 जनवरी 2023 में टू डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो, अपने पोर्टफोलियो को
डाइवर्सिफाई करने के लिए, कैपिटलाइजिंग ऑन द मार्केट सर्च, ही सब्सिक्वेंटली डिस्पोज दीज एसेट्स ऑन 31/10/25, खरीदी कब थी जनवरी 23 में, बेसिक कब है 31/10/25 को। क्या ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? कैसे बता दे? ज्वेलरी के लिए, ज्वेलरी अगर 24 महीने से ज्यादा के लिए ली जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? LTCG। और अगर 24 महीने से कम की होती है तो हम उसको बोलते हैं LTCG। इसने कितने दी है? 23, 24, 25 जनवरी। हाँ, इसे 2 महीने 24 महीने से ज्यादा के लिए यानी LTCG निकल जाएगा। सबसे पहले उसमें कुछ देर एडिशनल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और कुछ नहीं गिवन, तो हम सेल ऑफ ज्वेलरी के हम कैपिटल गेन निकाल सकते हैं। तो उसने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आ जाएगा? 325 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया। उसने इतने की खरीदी थी, बेची कितने में? उसने 475 में बेची है। आपको ये क्या आ जाएगा? सेल्स कंसीडरेशन। हम निकालते हैं सबसे पहले computation of capital gain tax paid by Mr. Sharma for the assessment year 26-27 on sale of jewelry। ठीक है, सबसे पहले आपका सेल्स कंसिडरेशन कितना था? 475,000, 325 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 150,000 एज LTCG। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है वो। एडिशनली अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन चेन्नई, उसने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है चेन्नई में, बिलोंग टू हिम। अच्छा, खरीदी ने, बेची है 1/12/25, 1/12/25 को। जो एक्चुअल सेल्स थी कंसिडरेशन 80 लाख की थी। ठीक है, एक्चुअल कंसिडरेशन कितनी थी? 80 लाख की। वेयर एज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन जो है 90 लाख की है। ओके, नाउ ओरिजिनल एक्विजिशन ऑफ दिस रियल एस्टेट थी 15/7/1998 में खरीदी 8.80 की, accompanying by 1% brokerage on the purchase। और फर्स्ट 2001 को प्रॉपर्टी फेयर मार्केट वैल्यू थी वो थी 10.8 और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10 लाख। भाई इतना इजी ज्वेलरी का आगे हाउस प्रॉपर्टी में घुमा दिया। घुमाया कि अगर आपको पता होगा कि कैसे कैलकुलेशन होनी है फॉर दी FVOC, दैट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कि किसका हायर किसका लोअर, कितना क्या लेना है, तो फिर आप इजीली निकाल लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम चलो लिख लेते हैं सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। देखो, ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, और इसको गलती से भी IFHP में मत लिख देना, हाउस प्रॉपर्टी नहीं, बेची है ना, तो हमारा कैपिटल गेन में आएगा और नहीं इसका कोई बिजनेस है सब। तो देखो, सबसे पहले हम FVOC की बात करते हैं। ठीक है, FVOC फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, किसको पैसे कितने मिले? पैसे कितने मिले? देखो कितने कितने क्या क्या दे रखा उसको, कि उसको कंसिडरेशन एक्चुअली तो मिली 80 लाख की। एक्चुअल कंसिडरेशन क्या है? यहाँ पे लिखते हैं, एक्चुअल कंसिडरेशन 80 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 90 लाख, राइट। कैसे कंपेयर करते हैं? कुछ देर कस्टमर में 90 ब्रोकरेज परचेज प्राइस। हाँ ठीक है, हाँ इसको कैसे देखते हैं? फुल वैल्यू कंसिडरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम किसको कंपेयर करते हैं? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को और जो एक्चुअली कंसिडरेशन होता है उन दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर एक्चुअल कंसिडरेशन कम होता है 10% से, किसके? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के, तो अगर वो कम होता है तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ले लेते हैं। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 90 लैक्स है। ठीक है, देखो 80 लैक्स का 10% और उसमें डाल दो, कितनी आएगी? 88 लैक्स, विच इज ऑब्वियसली लेस देन 90 लैक्स। तो क्या आएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 90 लाख है। क्या आपको इतने मिले? हम तो यही मानेंगे, क्यों? क्योंकि 10% ऐड करने के बाद भी एक्चुअल वैल्यू में आपका उतना नहीं बन रहा, आपका उससे भी कम है, हम तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं? इसमें क्या हाइयर लोअर होता है? इसमें क्या होता है? एक्चुअल कॉस्ट फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि वो 2001 की रहती है ना, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 2001। ठीक है,
इन दोनों का लोअर और जो इसमें से भी लोअर आएगा इनका हाइयर। समझ नहीं आया? 2001 में टकरार होती है, इन दोनों में से जो कम होता है ना उसको लेते हैं, और फिर जो भी हमारा कम वाला आया उसको हम एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं, हाइयर वाला लेते हैं। देखो पहले बात करते हैं कि ओरिजिनल एक्विजिशन 15/7 को हुई थी 8.80 की, कितने में हुई थी 8.80 की, और उस पर 1% आपको ब्रोकरेज भी लगा था, यानी 8.80 प्लस 1%, 8.80 प्लस 1%, जो कि आपका एक्चुअल वाला यानी आएगा 8. ठीक है। नाउ 1 अप्रैल 2001 में फेयर मार्केट वैल्यू थी 10.8 और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 10, 10.8 और 10, 10.8 और 10, यही है। इन दोनों में से लोगे लोअर, क्या आ गया 10, और इसका और इसका लोगे हाइयर, क्या आ जाएगा 10 लाख। ठीक है। जो आपकी सेम डेट वाली है 2001 वाली है, उनका फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैंडर्ड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंपेयर करोगे, उसमें से जो लोअर है उसको लोगे, और जो आपको एक्चुअली में मिला था उसको लोगे, उनको कंपेयर करोगे, उनका हाइयर 10 लाख का। नाउ आपको क्या आ गया, इसकी इनकम आ गया। नाउ आगे के गिवन है देखते हैं। डिटरमाइन द कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी। ओके, आगे कुछ नहीं गिवन, हमें खाली कैपिटल इनकम निकालनी है और फिर उसकी लायबिलिटी निकालनी है और एज्यूम करना है रिमेनिंग इनकम एक्सीड्स द बेसिक प्रिजम्पशन रेशियो। ठीक है। 80 लाख और ये थी 150, टोटल कैपिटल गेन कितना आ जाएगा हमारे पास, कैपिटल गेन कितना आ जाएगा टोटल, ठीक है, इतना समझ में आया। अब जो हमारी ज्वेलरी है, जो हमारी ज्वेलरी है उस पर कितना लगेगा टैक्स, टैक्स कैलकुलेशन, ज्वेलरी पे कितना लगता है, सिंपल सी बात है भाई, LDCG 112 लगेगा 12.5% का, तो 1.5 लाख पे। तो इस पे भी तो 12.5 के लगेगा, निकाल दो 8150,000 का, 81 का नहीं सॉरी 80 लाख पे, है ना, इतने तो लगेगा। लैंड है वो, लैंड सॉरी बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी है, लैंड या फिर जो बिल्डिंग होती है एक्वायर, अगर वो कब होती है, अगर हम उसको एक्वायर कर रहे हैं 23/7/24 से पहले और 23/7/24 के बाद बेच रहे होते हैं, 23/7/24 से पहले खरीदा था 1990 में कुछ पे खरीदा था, बेच कब रहे हैं हम उसको, हम उसको बेच रहे हैं 25 में, 12/25 में, यानी कि 23/7/24 के बाद। तो हमारे पास ऑप्शन होता है ना टैक्स कैलकुलेट करने में, क्या ऑप्शन होता है, या तो 12.5% ले लो विदाउट इंडेक्सेशन, नहीं तो 20% ले लो विद इंडेक्सेशन, दो आपके पास होते हैं ना कि नहीं, यस। तो हमारे पास दो है ना ऑप्शन, 23/7/24 की वजह से। निकालो 80 लाख का, पहले नॉर्मली निकाल देते हैं 80 लाख का, पहले फर्स्ट 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, आपका आ जाएगा 10 लाख। ठीक है, अब निकालते हैं 20% विद, ठीक है। आपकी पहले से हमें कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा, इसके लिए तो सेल्स कंसिडरेशन क्या लेंगे, 90 लाख पहले से ही था, देखो 90 लाख ही था, सेल्स कंसिडरेशन ऐसे ही रहेगा। ओके, अब इंडेक्सेशन वाला निकालेंगे, लेस करेंगे हम इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसमें क्या आएगा हमारा 10 लाख है, 10 लाख का 2001 का हमारा आ जाएगा
100 और अभी का आ जाएगा 376। 376 कितना आएगा कैलकुलेट करना। हमारा आ रहा है 3760,000। करो माइनस LDCG 5240,000। अब इसका कर दो 20%। हमारा टैक्स आ गया कितना आया 1048,000। कौन सा लेंगे 1048,000 है और एक है 10 लाख। कौन सा लेंगे 10 लाख ही लेंगे ना फिर भाई, क्यों ज्यादा लें। 10 लाख इसका आ गया और ऊपर वाले का कितना आया था 18,750। तो 10 लाख और 18,750। और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से बोल रहे हैं ज्यादा था, है ना। 10, 18, 750 10 lakhs 18,750 राइट। उसने क्या बोला और टोटल इनकम जो है बेसिक लिमिट से ज्यादा है, यही बोला था। देखो it is assumed that his remaining income exceeds the basic exemption threshold। उसकी जो बेसिक एग्जम्पशन थ्रेशोल्ड है उससे ज्यादा है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इसका मतलब क्या कि उसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो गई। इनकम 50 लाख से ज्यादा मानेंगे बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। ठीक है, कैसे। उसकी टोटल इनकम कितनी बन रही थी बताना मुझे जरा। 150 और 81,50,000 बन रही थी। वैसे भी अगर आप कैपिटल गेन देखोगे भी, अगर आप कैपिटल गेन देखोगे भी तो आपके कितना कैपिटल गेन बन रहा है तो बताना 81,50,000। तो वैसे भी देख लो, वैसे ही देख लो छोटे दिमाग का 81,50,000। तो उस पर आप क्या सरचार्ज नहीं लगाओगे, लगाओगे ना। तो इस पे कितनी लगेगी बताना जरा। 10, 18, 750 का 10% लगेगा। सरचार्ज इतना ही लगता है, 10% लगता है पहले तो इसका 10% आ जाएगा तो 1,120,625। अब लगाओ 4% से। और कभी मत भूलना कि हमेशा लास्ट में लगता है HEC, चाहे सरचार्ज हो रिबेट हो जो मर्जी हो, HEC लास्ट में लगेगा। 1,165,450 ये आपका टैक्स ऑन कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है, नाउ LDCG on sale of gold jewelry। पीरियड होल्डिंग जो है वो 24 मंथ से ज्यादा है। LDCG आ जाएगा। फुल वैल्यू कंसिडरेशन 47,50,000 है। 4,75,000 है। पोस्ट ऑफ एक्विजिशन 325,000। LDCG आ गया। 12.5% लगाया हमारा। और इसमें रेसिडेंशियल में हमें देखना पड़ेगा अगर 110% से ज्यादा है आपका SDV तो हम SDV ले लेंगे। और पोस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या होता है 2001 है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी क्या लेनी पड़ेगी FMP और SDV से कंपेयर करेंगे। जो छोटा है उसको फिर एक्चुअल वाले से बड़े से, जो भी उन से बड़े से होगा बड़ा होगा उसको हम ले लेंगे एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और फिर हमारे पास दो चॉइस होती है किस चीज की, या तो 20% विद इंडेक्सेशन 12-12.5 विदाउट। अगर 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदा है और बाद में बेचा है तो। और फिर हम निकाल लेंगे अपना टैक्स सरचार्ज वगैरह देख के। नाउ क्वेश्चन नंबर 2B क्या करना है। मैं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से आउट हो गया है वो, ठीक है। ओल्ड टैक्स में है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, उसको ग्रोस डिविडेंड इंटरेस्ट दे रखा है। क्या करना क्या है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना। कंप्यूट इज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट 26-27 अज्यूमिंग इज ऑप्ट आउट। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले कौन है ये 59 ईयर्स के इंडियन सिटीजन है, फ्रीक्वेंटली ट्रैवल्स अब्रॉड फ्रॉम द कमर्शियल वेंचर्स एज वेल एज फॉर द लीजर ट्रिप्स। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में वो डिपार्ट हुए थे मुंबई से 20 अप्रैल 25 को और आए थे 15 अक्टूबर 25 को। तो देखो 20 अप्रैल को गए थे,
यानी कि 11 days of April, May, June, July, August, September and October. यहाँ पे तो जो 20 अप्रैल को वो गई थी, तो हम 20 अप्रैल को गिनते हैं ना, तो 20th को भी गिनेंगे, तो 10 दिन इसके हो गए। और वो आई 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को आई है वो। यस, तो हम इसको क्या मानेंगे कि वो बाहर कितने दिन रही थी? 14। तो इसको 14 कर लो। अब टोटल करो कितना आएगा कि वो कितने दिन बाहर रही है टोटल? 180, और उसको फिर माइनस कर देंगे हम 365 से। 365 से माइनस कर तो हमारे पास आ जाएगा कितने दिन वो इंडिया में रही है। उसका स्टे इन इंडिया आ जाएगा, 188 आ जाएगा। 180 डेज रही है वो, 188 डेज रही है, 182 से ऑब्वियसली ज्यादा है, यानी कि वो क्या हो गई? रेसिडेंट हो गई असेसमेंट 26-27 के लिए। सॉरी, हो गया कबीर है। ठीक है, नाउ वो 7 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर क्यूमुलेटिवली क्या रहा है? 700 डेज रहा है इंडिया में। रहना कितना होता है? 729। रहा है? नहीं रहा, तो वो क्या हो गया? RNOR हो गया। एक बार वो वाली देख लेते हैं कि 9/10 प्रीवियस ईयर वाला, तो उसके लिए कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल स्टेटस, मतलब वो भी पूरी नहीं हो रही। यस, been a non-resident in India in 9/10 previous years preceding the relevant year, है ना? तो उसका क्या हो जाएगा? RNOR हो जाएगा, क्योंकि ये वाली उसकी कंडीशन पूरी नहीं हो रही। एक भी नहीं होती, दोनों चीज होनी चाहिए आपकी। 9/10 भी होना चाहिए था, मतलब एक साल जो है आपका वो होना चाहिए, दोनों चीज होनी चाहिए पूरी आपकी। 9/10 वाली तो छोड़ो, अभी ये क्या बोलते हैं वो तो छोड़ दो ना, क्योंकि 729 डेज वाली नहीं हो रही, दोनों ही होनी चाहिए। एक नहीं हो रही तो फिर दूसरे का क्या फायदा? जो 729 डेज वाली नहीं हो रही, यानी क्या हो जाएगा? RNOR हो जाएगा। नाउ अगर वो RNOR है, तो अब हम क्या करते हैं? कंप्यूटेशन करते हैं उसके टोटल इनकम की असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए अकॉर्डिंग टू हिज रेजिडेंशियल स्टेटस, दैट इज RNOR। देखो, सबसे पहले है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अमाउंटिंग 112,000 फ्रॉम द सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स in Alpha India Limited, a listed Indian company entity. The transaction proceeds were directly credited to his overseas bank account in London. है कहाँ की कंपनी? इंडिया की है ना, तो माना जाएगा ना, ऑब्वियसली लेंगे। Gross dividend income 40,000 received from an Indian enterprise लेंगे 40,000, और क्या इंटरेस्ट पेएबल ऑन दिस लोन जो है वो 10,000 है। अगर डिविडेंड पे खर्चा आता है, कितना मैक्सिमम हम दे सकते हैं, अलाउ करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए? कितना होता है मैक्सिमम खर्चा अलाउड डिविडेंड के लिए? 20% ऑफ दी इनकम। इनकम कितनी है? 40,000 की, उसका 20% करो 8,000। 8,000 अलाउ होगा मैक्सिमम, 10,000 नहीं होगा। यानी 40,000 माइनस 8,000 विच इज 32,000 विल बी योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और LTC आपको कितना आ जाएगा? 112,000। आगे क्या दे रखा है? आगे क्या बना है? इंटरेस्ट अर्न ऑन पोस्ट ऑफिस। ओके, आपका IFS और आगे क्या है? 9,500। 9,500 IFS आ गया आपका। सेविंग बैंक से, सेविंग बैंक में हमें क्या एग्जेम्पशन मिलती है? सेविंग बैंक में क्या हमें एग्जेम्पशन मिलती है? हाँ जी, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के 3,500 की मिलेगी एग्जेम्पशन 10-15 सेक्शन में। ग्रोस टोटल इनकम हमारी कितनी आ जाएगी GTI? बताओ। 112,000 प्लस 112,000 प्लस 32,000 प्लस 9,500 minus 3,500 will be 6,000। 6,000 38 150,000। नाउ ये जो 6,000 है, वो कितने साल का है वो देखना, 59 का है। ATTTA लगेगा, यानी बी नहीं। ATTTA क्यों? पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट इन द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट मैक्सिमम अलाउड अप टू 10,000। ये कितना? 6,000 बन रहा है, 6,000 भी अलाउ हो जाएगा। पूरा 9,500 चला गया, क्योंकि 10,000 के अंदर था वैसे भी, और 3,500 वैसे भी लेस होता है एग्जेम्पशन। टोटल इनकम हमारी कितनी आ गई? 150,000 माइनस 6,000 कितनी आ जाएगी? 144,000 विल बी योर टोटल इनकम। देखो,
स्टे इन इंडिया क्या था, 180 डेज बन रहे हैं, जो कि 182 से ज्यादा है, रेसिडेंट हो गया। तो 730 डेज से ज्यादा या कम इक्वल होता है, तो आप 7 प्रीसीडिंग डेज में प्रीवियस ईयर्स में तो आप रेसिडेंशियल आर ओ आर बन जाते हो, लेकिन इसका नहीं था तो आर एन ओ आर बन गया। आर एन ओ आर बन गया तो आपका कैपिटल तो एज इट इज आ गया। इनकम accrued in India as shares of an Indian company taxable in the India even if rated abroad, चाहे वो लंदन में था तो लंदन में चला गया। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ग्रोथ डिविडेंड कितनी थी, बीटा इंडस्ट्रीज की इंडियन कंपनी थी तो 40,000 आ गया। इंटरेस्ट जो है उसका जो अगर खर्चा होता है इंटरेस्ट डिडक्शन 20% का होता है मैक्सिमम, तो 8,000। ठीक है, उसके बाद आपकी पोस्ट ऑफिस की कितनी है, 9500, उसमें कितने एग्जम्पशन मिलता है, 3500 मैक्सिमम इंडिविजुअल अकाउंट को। और फिर डिडक्शन मिल जाएगी 80 ए में 10,000 की, तो आपका 144,000 आ जाएगा। ठीक है, अलाइंग फुल 10,000 का इंटरेस्ट नहीं देना है आपको, और क्लेमिंग फुल 10,000 डिडक्शन एटीटीटीए में, ऐसा सब नहीं करो आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या पूछा है हमसे, सेट ऑफ है क्या, एज्यूमिंग इज रूल्स एंड अब्रॉड, हमें क्या करना है, टैक्सेबल सैलरी, अच्छा सैलरी, सैलरी का क्वेश्चन है, सैलरी निकालनी है हमें, किसमें, ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम यानी क्या आ गया, ओल्ड नॉर्मल। ठीक है, सबसे पहले वी हैव बेसिक सैलरी 75,000 per month which was revised to 85,000 per month effective from 1st December 2025। हम किसकी निकाल रहे हैं, हमें चाहिए 26 की, राइट, 26 की चाहिए। 1 दिसंबर से हुआ है, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर 8 मंथ्स के लिए 75,000, बाकी जो 4 महीने बचे दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च उसके लिए 85,000 बेसिक सैलरी होगी। उसके बाद डियरनेस अलाउंस 50% ऑफ द बेसिक सैलरी विद 40% ऑफ द डीए फॉर्म्स अ पार्ट, जो टर्म्स में है वो कितना है 40%। देखो अब कैलकुलेट करते हैं, चलो इसमें ऐसे ही कर लेते हैं। देखो बेसिक सैलरी कितनी है, 75,000 टू 8 मंथ्स और 85,000 टू 4 मंथ्स, और डियरनेस अलाउंस 50% तो बेसिक सैलरी बन रहा है 940 का 50% 470। ठीक है, नाउ एंटरटेनमेंट अलाउंस अमाउंटिंग 10,000 फॉर द ईयर। एंटरटेनमेंट अलाउंस अलाउ होता है, नहीं होता, खाली गवर्नमेंट वालों के लिए होता है वो। ये क्या है, एम्प्लॉइंग द प्राइवेट कॉर्पोरेट एंटिटी, एंटरटेनमेंट अलाउंस 10,000 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। देखो कहाँ है, एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल फॉर द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय 10,000। Both Mr. Vikram and his employer contribute 18% of the basic salary towards the recognized provident fund RPF के लिए, दोनों ने ही पेमेंट करी है आरपीएफ के लिए, एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का तो कोई बात नहीं, नीचे डिडक्शन मिलेगी। एम्प्लॉयर का पहले 18% दिया है ना उसने, कितना दिया है 18% ऑफ द बेसिक सैलरी, 18% ऑफ 940 करो कितना आएगा, उसको हम ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, सैलरी फॉर द आरपीएफ और एचआरए भी दे रखा होगा, उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। तो देखो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 18% ऑफ 940 169 200 का, ठीक है, वो ऐड ऑन हो जाएगा, तो 169 200। और वैसे कितनी अलाउड होती है एम्प्लॉयर को, वैसे कितने अलाउड है एग्जेम्पशन, 12% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड डीए फॉर्म द पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट। पार्ट कौन सा है, कितना परसेंट डीए पार्ट में, 40% बोला था उसने, तो 40% फॉर्म द पार्ट, तो 12% ऑफ 940 एंड 470,000 का 40%, जो कि आपके पास आएगा 40% ऑफ 470 188 और 940 ऐड करोगे 1128 आ रहा है। अब 1128 का 12% 135 360 विल बी योर एग्जेम्पशन। क्या बोला मैंने वापस से, देखो 18% का एम्प्लॉयर का उसने दे रखा था, उसको हम ऐड बैक कर देंगे और लेस क्या करेंगे तो एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन कितने से आरपीएफ में रिकॉग्नाइज हो 12% ऑफ बेसिक सैलरी और जो डीए इन टर्म्स है वो, उसको हम क्या कर देंगे अब इसमें से माइनस करके ये जो हमारा बच्चा पोर्शन एक्स्ट्रा वाला इसको हम ऐड ऑन कर देंगे। और एंटरटेनमेंट अलाउंस मैंने बता दिया। नेक्स्ट प्रोफेशनल टैक्स अमाउंटिंग 2,200 was paid during the year out of which उसने एम्प्लॉयर ने कितना दिया 1800, एम्प्लॉयर का दिया हुआ क्या हो जाता है, एड ऑन हो जाता है, और इसको क्या बोलते हैं टैक्सेबल परक्यूसिट्स, इसको परक्यूसिट बोलते हैं।
ठीक है, तो ये ऐड हो जाता है. परक्विजिट्स इंक्लूड्स एनी सम पेड बाय एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन व्हिच वुड हैव बीन पेबल बाय एम्प्लॉय. जो एम्प्लॉय को देना चाहिए था या देता है, लेकिन उसने किसने दे दिया, एम्प्लॉयर ने दे दिया उसकी तरफ से. तो 1800 का परक्विजिट आ जाएगा टैक्सेबल. ऐड ऑन करोगे 1800, ये आपके ऐड हो गए 1800. हाउस रेंट एंड रॉयल्स है 16,000 पर मंथ का. ठीक है, यानी कि 16,000 पर मंथ आपको 16 इंटू 12 करो 192,000. तो 192,000 जो है आपका आ जाएगा रिसीव. अब ही resides in मेरठ and pays a monthly rent of 17,000. कितना देता है वो? 17,000 देता है. और उसको मिलता कितना है? 16. दे कितना रहा है? 17. रह कहाँ रहा है? मेरठ में. ठीक है, एचआरए का क्या फॉर्मूला होता है एग्जेम्पशन का? 192 पहले तो टैक्सेबल हो जाएगा जो उसको मिल रहा है, पर एग्जेम्पशन मिलती है फिर हाउस रेंट अलाउंस 192,000 प्लस होएगा पहले तो. देखो 192,000, उसके बाद एग्जेम्पशन कैसे मिलती है? एक्चुअल आरए जो है एचआरए, उसमें से जो रेंट हमने पे किया उसका 10% ऑफ द सैलरी को माइनस कर दोगे. ठीक है, और 40% ऑफ द सैलरी. क्यों? क्योंकि मेरठ जो है नॉन मेट्रो मेट्रो वाली सिटी नहीं है. 40% ऑफ द सैलरी. रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी और 40% ऑफ द सैलरी. तो एक्चुअल रेंट कितना था? 192. रेंट पेड कितना है? 204. 204 में से हमने 10% ऑफ द सैलरी को माइनस कर दिया. 10% ऑफ द सैलरी, सैलरी हम कितनी मानेंगे? इतनी, जो फॉर्म कर रही है पार्ट भी. पार्ट ऑफ द सैलरी यहाँ पे भी एचआरए में भी पार्ट ऑफ द सैलरी ही आएगा डीए के लिए. तो 112,800 आ गया 10%, तो हमने इसको माइनस किया, मारा के 91,200. और 40% ऑफ द सैलरी क्या आएगा? 451,200. तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? 91,200. तो ये हमारी लेस हो जाएगी, हमारी एग्जेम्पशन या इतना टैक्सेबल हो जाएगा. हमारे पास 1 लाख टैक्सेबल आ रहा है. 1,08,000, सॉरी 800. 1,08,000. चलो, कन्वेंस अलाउंस 1,500 पर मंथ. कन्वेंस अलाउंस क्या होता है? reimbursement of the actual travel expenses incurred of the official duties. एक्चुअल रिम्बर्समेंट हो रही है, एक्चुअल ट्रेवल एक्सपेंस इनकर हो रहा है, तो ये फिर इसलिए एग्जाम्प्ट है क्योंकि सिंस इट इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल रिइंबर्समेंट ऑफ द ऑफिशियल पर्पस. ठीक है, इसलिए एग्जाम्प्ट है ये हो गया ना. देखो, एंटरटेनमेंट कन्वेंशन फुली एग्जाम्प्ट एज इट इज इनकर्ड फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज. एक्चुअल रिइंबर्समेंट हो रही है ऑफिशियल वाले, तो ये नीला आ जाएगा, इसमें टैक्सेबल ये नहीं रहेगा. लोन ऑफ 2 लाख. 2 लाख का क्या लिया है उसने? लोन लिया है from his employer on 1st July 2025 for his brother's tuberculosis treatment. Entire principal remains unpaid 31st March को भी, यानी उसने 2 लाख अभी तक नहीं दिए हैं. Employer charges interest 5% on his loan. और मेडिकल इंश्योरेंस, नो मेडिकल इंश्योरेंस. एसबीआई जो है लैंडिंग रेट दे रही 11%, उसने कितना दिया है? 5%. एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा? 6% देना पड़ेगा ना, कि नहीं? नहीं. लोन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, वो भी उसके भाई के ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट के लिए. ट्यूबरक्लोसिस, और वो भी ब्रदर क्या हो गया? डिपेंडेंट ऑन हिम. नहीं होगा पर किसी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लेंगे. वो भी 5% उसने ले लिया, 5% भी नहीं लेता तब भी नहीं करते. नॉट अ परक्विजिट सिंस द लोन इज मेडिकल ट्रीटमेंट. लोन इज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज ब्रदर. द ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट अज्यूमिंग उसकी जो भाई है वो क्या है? डिपेंडेंट है. देखो, interest concession on the loan for specified disease is exempt from the perquisite valuation. और ये बात ध्यान रखना कि हम किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं? ओल्ड नॉर्मल रिजीम के निकाल रहे हैं. Free education at school owned and operated by the employer was provided to the sister of Mr. Vikram. फ्री एजुकेशन दी है. जो ऑपरेट कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर ही ऑपरेट कर रहा है. सिस्टर ऑफ द विक्रम के लिए पर मंथ कॉस्ट ऑफ द एडिशनल बेनिफिट जो वो 900 आ रहा है, जो कि क्या एम्प्लॉयर ने नहीं लिया. अगर उसने नहीं लिया तो क्या?
Education facility, free education at school, owned and operated by employer, was provided to the sister of Mr. Vikram. The per month cost of this educational benefit is estimated at 900 और उसने वो नहीं दिया तो 900 इंटू 12 करना 10,800 taxable. क्यों? सिस्टर इज नॉट इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ फैमिली, बच्चों के लिए था खाली. Purposes concession entire cost of you आपकी टैक्सेबल हो जाएगी. सिस्टर ब्रदर के लिए नहीं है, वो पढ़ाने के लिए वो था, उसने ऑन कर रखा है थी, लेकिन सिस्टर नहीं होगा. नेक्स्ट, लीव ट्रेवल कंसेशन फॉर अ ट्रिप विद हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन, a 6-year-old daughter and 4-year-old twin son. छोटे वाले पहले बड़ी हो गई एक, फिर उसके बाद 2 बच्चे हुए हैं ट्विंस, तो इनको तीनों के लिए माना जाएगा फिर. ठीक है, तीनों ही एग्जाम्पशन मिलेंगी अगर होगी तो. एलटीसी लीव ट्रेवल कंसेशन है, ट्रिप मिल रही है बच्चों को वाइफ के साथ, वाज गिवन टू विक्रम. एम्प्लॉयर रिइंबर्स द एयरफेयर. इकोनॉमिक क्लास ठीक है. हाँ जी. टोटलिंग 45,000, 20,000 फॉर द एडल्ट्स और 25,000 लमसम इन द चिल्ड्रन. ही इज एलिजिबल फॉर अवेलिंग एलटीसी एग्जेम्पशन अंडर इनकम टैक्स. तो 45,000 टैक्सेबल होगा क्या? नहीं, एग्जेम्प्ट होगा. क्यों? entire amount of 45,000 reimbursed by the employer towards the leave travel concession. और जो leave travel concession है वो उसने अवेल किया अपने लिए, बच्चों के लिए और अपनी बीवी के लिए. और जो बच्चे हैं उसके बाद में हुए हैं ट्विंस. पहले ट्विंस होता है, फिर एक कोई दूसरा बच्चा होता, मतलब सिंगल चाइल्ड होता, फिर अगर बोर्न तो फिर दिक्कत होती, फिर नहीं मानते थर्ड वाले को. लेकिन पहले अगर सिंगल चाइल्ड हुआ फिर बाद में ट्विंस हुए फिर आप मानते हो. ठीक है, चलो. 45,000 लीव ट्रेवल कंसेशन एग्जाम फॉर द सेल्स फर्स्ट चिल्ड्रन. सेकंड बार जो है वो ट्विंस हुए थे आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड, सो ऑल द 3 चिल्ड्रन आर एलिजिबल. रिइंबर्स इकोनॉमिक फेयर 45,000 फुल्ली एग्जेम्प्ट. आगे दैट्स इट. ग्रोस सैलरी आ जाएगी हमारी. पुराने वाला 50,000 आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन. उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स जो आपने पे किया था, कितने का किया था? कितने का किया था? प्रोफेशनल टैक्स पे किया था ना आपने, ये रहा 2200 का, जिसमें से 1800 एम्प्लॉयर ने दिए थे. तो 1800 तो क्या थे? टैक्सेबल थे 1800. यस, 1800 टैक्सेबल. लेकिन जो उसने पे किया उसकी तो उसको वो मिलेगी ना एग्जेम्पशन डिडक्शन. तो 2200 की डिडक्शन मिल जाएगी. ठीक है, पूरे 2200 की मिल जाएगी. क्यों? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों की डिडक्शन होगी. पहले हम उसको प्लस करके दिखाएंगे, फिर हम उसको माइनस करके दिखाएंगे. ठीक है, चाहे एम्प्लॉयर ने दिया है एम्प्लॉय ने दिया, पूरे का मिल जाएगा. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों का डिडक्शन मिल जाएगा. नीचे 2200 माइनस कर देंगे प्रोफेशनल. ठीक है, नाउ टैक्सेबल आपकी सैलरी आएगी 15,040. नाउ क्वेश्चन नंबर 3B. Examine the following distinct scenarios and determine whether this person is required to file the income tax return. इनको income tax return भरनी है कि नहीं भरनी, और अगर इनकी ग्रोस टोटल इनकम जो है वो बिलो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से. तो सबसे पहले राजेश, अब टोटल टर्नओवर कितना 65 लाख का बिजनेस में प्रोफेशन नहीं है. तो अगर क्या बोलते कंपनी की आपका जो बिजनेस है उसकी अगर टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा होती है तो क्या होता है प्रीवियस ईयर में, तो उसको फाइल करनी ही पड़ती है रिटर्न, इररिलेवेंट ऑफ द फैक्ट दैट कि उसने बेसिक एग्जम्पशन क्रॉस की है कि नहीं की है. यहाँ पे राजेश का क्या हो रहा है 65 लाख से, यानी 60 लाख से ऑब्वियसली ज्यादा है, यानी कि उसको भरना पड़ेगा. नेक्स्ट है मिस्टर सुरेश पेड टोटल सम 90,000 टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन. इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन क्या होता है कि अगर 1 लाख का खर्चा किया है तो 1 लाख से ज्यादा खर्चा किया है तो ठीक है. एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग 1 लाख टुवर्ड्स द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. अब यहाँ पे 90,000 का की है, 90,000 का किया तो भाई तेरे को सुरेश का कोई भी जरूरत नहीं है फाइल करने की रिटर्न. दिनेश मेंटेन सेविंग अकाउंट. अच्छा, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट. सेविंग और करंट में क्या होता है? सेविंग अकाउंट है इन एग्रीगेट और करंट अकाउंट है तो 50 लाख से ज्यादा. ठीक है, ये 50 लाख या उससे ज्यादा और यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा. मतलब क्या? अगर टोटल इनकम फॉर इंडिविजुअल डज नॉट एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तो उसको फाइल रिटर्न करनी ही पड़ेगी. अगर जो डिपॉजिट किया आपने अमाउंट या एग्रीगेट अमाउंट
1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ नहीं 1 करोड़ से ज्यादा, यहाँ पे 50 लाख भी इंक्लूडेड है। अगर 50 लाख भी है तब भी आपको फाइल करनी पड़ेगी, और 50 लाख से ज्यादा तब भी, और यहाँ पे सिर्फ 1 करोड़। अगर 1 करोड़ तक है तो कोई बात। If he has deposited an amount or aggregate of the amount exceeding 1 crore, अगर 1 करोड़ से ज्यादा है किसमें, करंट अकाउंट में, मेंटेन विद द बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक के ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यहाँ पर डिपॉजिट है कि एक से ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट में ऑफ अ पर्सन जिसकी 50 लाख या उससे ज्यादा है डिपॉजिट प्रीवियस ईयर में। तो अब इसका देखते हैं क्या है दिनेश का। इसने एसबीआई और एचडीएफसी में सेविंग अकाउंट कर रखा है, करंट अकाउंट एक्सेस और उसमें कर रखा है। ओपनिंग बैलेंस है एसबीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक 20-10, आपके आगे 20 और 10 सेविंग में हो गए 30 लाख, और 30 लाख रिस्पेक्टिवली 30 लाख इसमें है। अब बताओ, he made deposit of 40 lakhs into SBI, 25 into this and 75 into Axis Bank. अच्छा एक सेकेंड, सॉरी 60 लाख ऊपर वाले में सेविंग्स। सबसे पहले वो बात कर रहा है हमसे सेविंग अकाउंट की। सेविंग अकाउंट में वो कह रहा है 20, 10 और 30 है। 20, 10 और 30 यानी 60 लाख की सेविंग में, यानी 50 लाख से ज्यादा, यानी कि वो फाइल करनी ही पड़ेगी। एक बार ये भी देख लेते हैं करंट अकाउंट का। उसने डिपॉजिट करे 40 लाख, 25 लाख और 75 लाख। बेटा एक मिनट, आप देखो वो क्या कह रहा है। ओपनिंग बैलेंस है 20, 10 और 30, किस किस में, एसबीआई, एचडीएफसी और एक्सिस का। कितने कितने हैं, 20, 10 और 30, जिसमें से उसका जो अकाउंट है सेविंग है वो एसबीआई, एचडीएफसी में, और करंट वाला एक्सिस में है। करंट वाला ये है और ये दोनों सेविंग्स के, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। और अब ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर, ही मेड डिपॉजिट 40 लाख का एसबीआई में, 40, 25 और 75, 40, 25 और 75, यानी हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग द ईयर टोटल बोलते हैं, नहीं उसे ड्यूरिंग द ईयर कितने की, हम क्लोजिंग बैलेंस थोड़े ना बोलते, तो हम ये देखेंगे 40, 25 और 75 वाला। तो सेविंग में कितने आ रहे, 65, और करंट में कितने आ रहे हैं, 75। तो करंट वाला में तो 1 करोड़ से ज्यादा चाहिए, तो करंट वाला नहीं हो रहा, लेकिन सेविंग वाला तो हो रहा है। अगर सेविंग वाला हो रहा है तब भी उसको फाइल करनी पड़ेगी रिटर्न ऑफ इनकम 26, 27 के लिए। लास्ट फोर्थ वाला देखो, मिस्टर Kamala, 50-year-old who has consistently filed income tax return up to assessment year 25-26 withdrew cash amounting 1 crore 20 lakh from his HDFC Bank saving account during the financial year 25-26। उसने विड्रॉ किए हैं, विड्रॉ किए तो यहाँ पे क्या आ जाता है, टीडीएस का कौन सा आता है, 194N, एन इज फॉर विड्रॉइंग। कितना परसेंट लगता है, 2% लगता है। किस पे लगता है, अगर 1 करोड़ से ज्यादा का होता है तब लगता है, और कितने पे लगेगा, 2% ऑन 2% ऑन दी एक्सीडिंग ऑफ 1 करोड़, यानी 1 करोड़ पे नहीं लगता, 1 करोड़ के बाद जो होती है उस पर लगता है। 1 करोड़ से ज्यादा का आपका अमाउंट होना चाहिए। यहाँ पे 1 करोड़ 20 लाख है, यानी कि अलाउड है 194 में, इसको देनी पड़ेगी। और कितना, 20 लाख, 1 करोड़ से ज्यादा का 20 लाख इंटू 2%, यानी कितना, 40,000 आपको टीडीएस देना पड़ेगा। और क्या हमें पता है कि जो टीडीएस सीसीएस का क्रेडिट अगर 25,000 या उससे ज्यादा का होता है तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, जो कि ऑब्वियसली दिख रहा है हमें 25,000 से ज्यादा का है। 25 या 25 से ज्यादा, 40 है तो ऑब्वियसली को क्या करना पड़ेगा, फाइल करनी पड़ेगी रिटर्न को, ठीक है। नाउ राजेश, फाइलिंग रिटर्न इज मैंडेटरी इफ द टोटल बिजनेस सेल्स टर्नओवर क्या है, 60 लाख से ज्यादा, तो उसको इसलिए रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। सुरेश के इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंडिचर 90,000 है, 1 लाख से एक्सीड करता है तब देना पड़ता है, तो इसलिए एक्सपेंडिचर
फिगर कम है तो फिर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। दिनेश के लिए बैंक डिपॉजिट करंट अकाउंट में 1 करोड़, सेविंग अकाउंट में 50 लाख या उससे ज्यादा, यहाँ पे 75 लाख है जो कि 1 करोड़ से कम है, तो यहाँ पे तो नहीं, लेकिन सेविंग अकाउंट में उसका 65 आ रहा है जो कि 50 लाख से ज्यादा, तो हैंस उसको क्या करना पड़ेगा, फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद मिस्टर कमल जिसने विड्रॉ किया 1.2, तो उसको 194 एंड में क्या करना पड़ेगा, टीडीएस देना पड़ेगा जो कि हमारा 40,000 है, विच इज मोर देन या इक्वल मोर देन 25,000, हेंस यू हैव टू फाइल द रिटर्न। नाउ क्वेश्चन नंबर 4A. Sharma, resident individual, has provided the following details regarding his income and losses of financial year 25-26. हमें ये दे रखा है, हमें क्या निकालना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, हमें निकालना है, रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मिस्टर शर्मा जीटीआई निकालना है, ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस और एलिजिबल। ओके, आपका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का सबसे पहले कंप्यूटेड इनकम फ्रॉम द सैलरी कंप्यूटेड है, मींस हमें 75,000 और 50,000 को करने की जरूरत नहीं है। ऑप्टेड, अच्छा, चूज टू बी टैक्स अंडर 15 बीएससी, न्यू वाला है, न्यू वाला है, यानी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ गए। चलो ठीक है, सबसे पहले तो ये हो गया, उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ टेकऑफ इक्विटी शेयर्स एसटीडी वाज पेड अपॉन बोथ एक्विजिशन। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी हो रहा है इसको तो, अच्छा जी ठीक है। और क्या है, इनकम ड्राइव फ्रॉम रेंटल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन जयपुर 5,50,000, ये आपका आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आ गया इनकम फ्रॉम सैलरीज। लॉस इनकम फ्रॉम रेंटल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन आगरा, क्या आएगा, 375 से सेट ऑफ हो जाएगा, सेम हेड पे तो हो सकते हैं, 550 माइनस 375 कितना हुआ, 175, ये बचा अब आपके पास। इंटरेस्ट पर्टेनिंग टू सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी लोकेटेड इन बैंगलोर 150 का इंटरेस्ट लग रहा है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी 115 बीएसी है जी, ये 115 बीएसी है ये, तो इंटरेस्ट is not allowed for self occupied property under section 115 BAC, अलाउड नहीं होता, तो ये अलाउड हमारा नहीं होगा, बाढ़ में जाओ, ठीक है। लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन आगरा, जीए 115 बीएसी, यहाँ पे डिडक्शन भी नहीं मिलता है कैरी फॉरवर्ड का, no deduction for such house property loss from that year is permanent in subsequent year. Okay, now और क्या है, net winning generated from online gaming amount is net of TDS, net of TDS है ये तो, net of TDS तो हम क्या कर देंगे, 35,000 70% कितना आ जाएगा, 30% लगता है ना, तो 70% 50,000 आ जाएगा आपका नेट इनकम। इसका तो कुछ छेड़छाड़ कर नहीं सकते, ये तो वैसे भी एज इट इज रहता है, इसका प्लस माइनस थोड़ी ना होता है। Profit in game derived from manufacturing business after deduction of the normal depreciation amounting 2 लाख and additional depreciation 50,000, बताओ क्या होगा इसका, एडिशनल डेप्रिसिएशन लगता है कि नहीं, नहीं होता, तो प्रॉफिट के अंदर वो एड बैक हो जाएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन थोड़ी ना क्लेम कर सकते हो, तो 3686 में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं आएगा आपका 50,000 वाला। ठीक है, और क्या है, बिजनेस लॉस दे रखा है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन दे रखा है, पहले क्या आएगा, बिजनेस लॉस की डेप्रिसिएशन क्या आएगा पहले, दोनों ही आ जाएंगे, इतना है हमारे पास पैसा, 5 लाख और 7 और 45 745, लेके जाओ 535 के और 210 के, आपके पास क्या आ जाएगी इनकम, क्या रेसिडुअल बचेगी आपके पास 29,91,000। लॉस इनकम इन द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये उसी से ही नेट ऑफ होता है, सी की इनकम से, तो आ गया आपके पास सब कुछ। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होता है वो, तो वो नहीं हो सकता फिर उसका कुछ, ठीक है, ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होता है, तो यानी कि बॉट फॉरवर्ड क्या क्या हो जाएगा आपका, ओइंग एंड मेंटेनिंग के लिए जो था वो ओइंग एंड मेंटेनिंग से ही होगा,
तो इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस है आपका 125,000 का, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सैलरी एज इट इज, ये आपका हो गया कैरी फॉरवर्ड, ये आपका हो गया सेट ऑफ, ये आपका हो गया सेट ऑफ। इंटरेस्ट परटेनिंग ये वाला होता ही नहीं है इसका कुछ, ये एज इट इज रहेगा आपका, और ये वाला भी आपका हो गया सेट ऑफ, ये भी सेट ऑफ, ये भी सेट ऑफ, इसको हमने लिख दिया आगे। और ये हमारा लॉस जो है लेट आउट प्रॉपर्टी का, सिचुएटेड इन आगरा 210, इसका क्या किया था हमने, ये आगे वो नहीं होता, इसका भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो देखो इनकम फ्रॉम सैलरी हाउस प्रॉपर्टी, देखो लेट आउट जयपुर में जो थी उसमें से माइनस किया, जो आगरा में थी सेट ऑफ किया। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट जो सेल्फ ऑक्यूपाइड का 1.5 लाख का इस डिसअलाउड ने सेक्शन 1/BSC, जो ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉस था वो भी नहीं अलाउड है 1/BSC में। तो नेट इनकम आ गई हमारी हाउस प्रॉपर्टी से। पीजीपीपी में प्रॉफिट जो था उसके अंदर हमने ऐड किया एडिशनल एप्रिसिएशन, एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट आया, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस को क्या किया लेस किया, ब्रॉड फॉरवर्ड अनऑब्जर्व्ड नॉर्मल एप्रिसिएशन को लेस किया, हमारे पीजीपीपी इनकम आ गई। कैपिटल गेन के अंदर कैरी फॉरवर्ड रहेगा वो, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग आ जाएगा, उसका ग्रॉस नेट था तो उसको ग्रॉस बनाएंगे 70% को डिवाइड करके, तो 50,000 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और बाकी ये दोनों हमारी क्या लिखेंगे हम कि क्या हो गया कैरी फॉरवर्ड होगा। चलो 4B क्या करना है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस सीसीएस देखनी है। ओके, under the provisions of the Income Tax Act 1961, Mr. Singh, a resident in India, is in retail business and his turnover जो है 12 करोड़ का। ठीक है, he regularly purchases goods from another resident, Mr. Sabharwal, a wholesaler, and the aggregate payment जो हो रखी है वो 95 लाख हो रखी है, 20 लाख, 25 लाख, 22 लाख, 28 लाख। Assume that the said amounts were credited to Mr. Sabharwal accounts in the books of Mr. Singh on the same date. सेम डेट को होगी। पहले मुझे बताओ कि क्या हो क्या रहा है, पेमेंट्स हो रही हैं। मिस्टर सिंह रिटेल बिजनेस में है, उनका टर्नओवर है 12 करोड़, वो खरीदते किससे है, गुड संभरवाल से जो कि एक होलसेलर है, और उनकी पेमेंट कितनी कितनी हो रखी है 95 लाख इन टोटल हो रखी है, और बुक के अंदर उसको एग्रीगेटली सेम डेट पे ही दिखाया है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ कि टैक्स जो है वो कटेगा या नहीं कटेगा। कटेगा, टीडीएस होएगा, लगेगा तो कौन से सेक्शन का लगेगा, कौन से सेक्शन का लगेगा तो कितना परसेंट लगेगा। ठीक है, 2 मिनट्स सोचो, उसके बाद बता। और मैं बोलती मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, नहीं तो वीडियो रोक के पहले क्वेश्चन देखो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा, पेपर छूट जाएगा या नहीं समझ में आएगा, देखते देखते लगता है हाँ 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 सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जब करने बैठोगे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। चाहे छोटा से छोटा क्वेश्चन है तब तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करके देखोगे क्वेश्चंस को। खुद सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी, इग्नोर मत करना बातों को। क्या प्रोविजन लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा, टीडीएस कटेगा यहाँ पर कितना, देखो 194 क्यू में कटेगा। 194 क्यू की क्या शर्त होती है कि उसका जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा का हो, और जो रेजिडेंट सेलर है उसको अगर जो पेमेंट दे रहे हैं वो 50 लाख से ज्यादा की होती है तो ही हम काटते हैं टीडीएस को, सम एक्सीडिंग 50 लाख। ठीक है, कितना क्या होना चाहिए, 50 लाख से ज्यादा की आपकी पेमेंट होनी चाहिए, और आपका 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होना चाहिए। प्लस कितना परसेंट लगता है, 0.1%। ठीक है, अब देखो ये कैसे होएगा, कैसे लगेगा। मार्केट इज इम्पोर्टेंट। देखो मिसेस सिंह रेजिडेंट इंडियन, कितनी है उसकी, 12 करोड़ है, 10 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, उसने पेमेंट कितने की है वेयर हाउस वाले को, 95 लाख की, 50 लाख से बड़ी है। ठीक है, अब कटेगा कैसे, कैसे कटता है 0.1%, कैसे कैसे लगेगा, तो ध्यान से सुनना। 50 लाख बोला है, 50 लाख से ऊपर पे लगता है, एक्सीडिंग 50 लाख, 50 लाख से ऊपर पे 0.1% का लगेगा। 20 लाख है, क्या इस पे लगेगा, नहीं अभी नहीं लगेगा। 25 लाख है, क्या इस पे लगेगा, नहीं लगेगा। 45 लाख है, 22 लाख आ गया, 50 लाख से ज्यादा, हाँ जी लगेगा। तो 22 लाख, यहाँ तक कितने हो चुके हैं 45, तो 5 लाख अभी भी बचे हैं,
22 लाख में से 5 लाख माइनस कर दो, यानी कि 17 लाख का 0.1% कटेगा एज ए टीडीएस ऑन 23rd of November 2025, which is 70 lakh का 0.1% is your 1700, और फिर 28 लाख का तो पूरा का कट जाएगा 0.1%, which is your 28,000 on 25th March 2026। ठीक है, समझ में आया? देखो एप्लीकेबिलिटी किसको, बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए और परचेज की जो पेमेंट है वो होनी चाहिए 50 लाख से ज्यादा की। 194 की अप्लाई कर जाता है। पेमेंट ब्रेकडाउन कैसे करेंगे हम, 20 लाख, 25 लाख, एग्रीगेट 45 लाख का, 50 लाख से इक्वली कम है तो नो टीडीएस 194 की। लेकिन 23 को क्या हुआ, 22 लाख की 50 लाख से ज्यादा, यहाँ पे 17 लाख लेंगे, 5 लाख की अनएग्जॉस्टेड लिमिट बची थी हमारी। 0.1% ऑफ 17 लाख 17,000, सॉरी 1700, और इसकी 28,000 की कितनी आ जाएगी, 2800। टोटल कितना हो गया, 4500 विल बी पेबल नाउ। सेकेंड पार्ट, on 1/11 1st November 2025, Mr. Karthik made a payment of 12 lakh to Messrs Global Travels for 1 week holiday package to Dubai intended for his family, which includes wife and 22-year-old twin children during the final week of November. ओके, 12 लाख का, इसका भी मैं इम्पोर्टेंट मार्क कर लूँ। अब मुझे बताओ टीडीएस कटेगा, क्या कटेगा, कितना कटेगा, कौन सी क्या बोलते हैं इस पे सेक्शन लगेगा, और कितना कटेगा, कैसे लगेगा, बताओ। 12 लाख का खरीदा है उसने पैकेज दुबई के लिए मैसेज ग्लोबल ट्रैवल से, ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। यहाँ पे टीडीएस लगेगा, नहीं लगेगा, टीसीएस लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा सेक्शन, 206 सी आई 1G, 206 सी 1G। और कितना परसेंट लगता है, 10 लाख तक 5%, और 10 लाख से ऊपर 20%। समझ में आ रही है बात? उसने कितने का लिया, 12 लाख का लिया है, यानी कि 10 लाख का 5%, 50,000, और बाकी 2 लाख का 20%, कितना हो जाएगा, 40,000, यानी टोटल 90,000 आपको टीसीएस देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 261G। आगे क्या बोला उसने कि फर्दरमोर 28/3 को कार्तिक ने एलआरएस स्कीम के अकॉर्डिंग क्या किया, रिमिट के 10 लाख को पर्सनल सेविंग से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिए, किसके लिए, 50th बर्थडे उसकी बहन के लिए जो कि पेरिस में रहती है। इसमें क्या लगेगा, इसमें टीडीएस लगेगा, नहीं, इसमें भी टीसीएस लगेगा। कौन सा वाला, यही सेम 206C1G। बस यहाँ पे थोड़ा सा क्या चेंज हो जाएगा, परसेंटेज। यहाँ पर 10 लाख से ज्यादा में 20% लगेगा, मतलब 10 लाख तक जो 20% 5% बोलते थे वो यहाँ पे नहीं लगेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑथराइज डीलर है, वो कलेक्ट कर सकता है टैक्स एट सोर्स को अंडर सेक्शन 206C1G, कितने पे, 20% पे इन द एक्सेस ऑफ 10 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर उसने कितने किए हैं, 10 लाख ही किए हैं, सिर्फ 10 लाख ही किए हैं, तो वो टीसीएस यहाँ पे नहीं लगेगा उसको, नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1G। देखो, मैसेज ग्लोबल ट्रैवल्स ओवरसीज टूर पैकेज का है, टीसीएस 5% अप टू 10 लाख और 20% लगेगा 10 लाख से ऊपर पे। तो टीसीएस आपका फर्स्ट 10 लाख पे आ गया 50,000, बाकी 2 लाख पे आ गया 40,000, तो आपका टोटल बढ़ गया 90,000 का। अब एलआरएस के लिए अंडर एलआरएस ऑथराइज डीलर जो होते हैं वो टीसीएस को कलेक्ट करते हैं 20% ओनली पे एक्सेस ऑफ 10 लाख के, लेकिन यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा तो था ही नहीं, तो फिर हम इसे कलेक्ट करेंगे ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस पूजा अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज उनकी 34 इयर्स है, फेल टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम असेसमेंट ये 24 25 और 25 26 की भी वो आपको करस्पॉन्डिंग देती है क्या कि 24 25 में कंप्यूट करना में टैक्स लायबिलिटी विदाउट टीडीएस ऑन मिस पूजा टोटल इनकम जो 5,60,000 और टीडीएस डिडक्ट किया था 10 लाख। और 25 26 के क्या बोलती है, कंप्यूटेड टैक्स लायबिलिटी आपके बिफोर टीडीएस सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड इंटरेस्ट जो है वो दे रखा है 630, और
टीडीएस डिडक्ट हो रखा है 2 लाख का, एप्लीकेबल इंटरेस्ट पेबल ए, बी और सी में 90,000 और सेल्फ असेसमेंट टैक्स डिपॉजिट 1 लाख है। शी कंसल्ट्स यू टू फाइल एन अपडेटेड रिटर्न, आपको निकालनी है 139 की। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज रिगार्डिंग द स्पेसिफिक ईयर्स फॉर व्हिच शी इज एलिजिबल, फाइल एन अपडेट एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स रिक्वायर्ड, मार्क इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब मुझे जरा बताओ इसके अपडेटेड रिटर्न क्या होती है, कब फर्निश कर सकते हैं हम अपडेटेड रिटर्न। अपडेट करना जो बात मतलब हो सकता है कि कुछ चेंजेस लाने हो उसके अंदर, प्रीवियस ईयर की ला सकते हैं, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर की, एट एनी टाइम विद इन 48 मंथ्स। आप 2 साल तक ला सकते, सॉरी 4 साल तक ला सकते। ठीक है, 4 साल तक की आप पुरानी फाइल को अपडेट कर सकते हो। तो यानी कि वो किस किस का कर सकती है, अगर वो असेसमेंट ईयर 24-25, सॉरी असेसमेंट ईयर कब है वो, पहले 25-24-25-25-26 और है कब के हम 25-26 में कह रही है, 26-27 की है तो कर सकती है अपडेट 26 28-5-26 के लिए, फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 एंड असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए वो कर सकती है। तो जरा 24-25 की बात करते हैं। ठीक है, उसको कब तक भरनी पड़ेगी 24-25 की, बताना जरा। मैंने बोला 4 साल तक कर सकते हो, तो इसकी कब तक कर सकती है, 4 साल आगे करो। 25 से 6 7 8 9 पे आएगा ना, तो 28-29 यानी को 31 मार्च 29 तक भर सकती है ये, 4 साल आगे कर दो। और इसको कब तक भर सकती है 26 से और 4 साल आगे कर दो, कितना आ जाएगा 2030 आ जाएगा, 31 मार्च 2030। अभी इतना तो नहीं आया ना, ये तो 28-5-26 को देख लिया, 28-5-26 यानी कि वो कर सकती है अपडेट दोनों को ही। ठीक है, अब कैसे करेगी, क्या करेगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, वो कर रही है 26 में, कौन सी 26 है 28-5। क्यों जरूरी है, एक से देखने के लिए 4 साल निकले तो नहीं, और दूसरा कितने मंथ पुरानी है, कितने साल पुरानी फर्निश कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, कितना साल पुरानी है ये 24-25 की है ना, तो 12 महीने का लिया, एक्सपायर हो चुके हैं 12 महीने। यस 24-25 असेसमेंट ईयर है, नोट करो ये बात, असेसमेंट ईयर है। यानी ये किसकी होगी 23-24 प्रीवियस ईयर की होगी, 23-24 के 24-25 भी निकल गया है, यानी कि ये 12 मंथ की एक्सपायरी हो चुकी है, और ये 24 मंथ से पहले है, बिफोर। ठीक है, तो अब क्या मतलब हुआ इसका, और क्यों बोला हमने ये बताओ। इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे ये फर्क पड़ता है कि 1 साल निकल गया, हम दूसरे साल पे कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी 50% का एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा इसको, 50% मोर टैक्स शी हैज टू गिव। तो देखो फिर कितना गिव करना है उसको, कितना देना है 50%। देखते हैं एग्रीगेट टैक्स का। ठीक है, आफ्टर टेकिंग कंसिडरेशन जो भी है सब चीजों का। तो सबसे पहले उसकी है 5,60,000 और उसने 10 लाख पहले से डिडक्ट कर रखा है, 560 माइनस 10 लाख। क्या हो रहा है यहाँ पर, उसने पहले ही पेमेंट 10 लाख की कर रखी, 10 लाख की, और उसकी लाइबिलिटी कितनी है 5 साढ़े 9 से 4,40,000 ज्यादा दे रखे हैं। अपडेटेड रिटर्न कभी भी ज्यादा अगर गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है ना, कभी भी नहीं होती, अगर तुम्हारी कम है ना तो तुम दो, तब हम कर देंगे अपडेट, लेकिन अगर हमें पे करना है फिर भूल जाओ। तो इसलिए यहाँ पर अपडेटेड रिटर्न फर्निश ही नहीं हो सकती 24-25 में, वाई बिकॉज उसको रिफंड करना पड़ेगा,
रिफंड वाली नहीं होती है। उसके बाद अब इसकी देखो कितनी है, टोटल इनकम 630, टीडीएस कर रहा है 2 लाख, इतना आ गया 430। एप्लीकेबल इंटरेस्ट पेबल अंडर 234 ए बी, सी है 90,000, ठीक है। और सेल्फ असेसमेंट टैक्स डिपॉजिट पहले से जो कर रहा है वो 1 लाख कर रहा है, ठीक है। 1 लाख उसने कर रखा है ऑलरेडी, तो यानी होगी 330,000। और उसे क्या बोले, इंटरेस्ट जो पेबल है अभी, यानी कि 90,000 और देना है, ये कितना आ गया, ये इसका आ गया 420,000। अब देखते हैं हम उसने कब दिया, देखो 2025-26 के, यानी कि हमें भरना है 24-25 की है, और हम कब भर रहे हैं 26 में भर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर ही भर रहे हैं, यानी दिस इज अंडर 12 मंथ्स, 12 मंथ्स के अंदर अंदर है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ्स है। अगर 12 से 24 मंथ में भर रहे हो, जैसे ऊपर हो रहा था, तो 50% एक्स्ट्रा दोगे, और अगर 0 to 12 मंथ्स में दे रहे हो, 12 महीने के अंदर अंदर में दे रहे हो, तो 25% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको टैक्स, 25% एक्स्ट्रा। तो अब 4 20 आपको देने हैं, 4 20 का 25% करो, कितना आएगा, 4 20 आपको देने हैं और 4 20 का 25% करना, जरा कितना आ रहा है, 105,000, 105,000 आपको देने हैं एक्स्ट्रा 420 के अलावा, यानी कि 420,000 प्लस 105,000, इतना आपको देना है, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, एक्स्ट्रा जो देना था वो इंक्लूडेड है, विच इज 105,000, ठीक है। और 330 आपकी क्या थी, टैक्स पेबल, 330 ही थी ना, हाँ 330 था ना, 1 लाख माइनस हो जाएगा सेल्फ असेसमेंट पर, 90,000 का इंटरेस्ट था, ठीक है। तो ये तीनों मिलके हो जाएगा, और साथ में, और ये तो हमारा हो गया मेन। उसके बाद बिकॉज यू हैव सबमिटेड इट लेट, आपकी लेट फीस भी लगती है, कितने की, 5,000 की, इंपॉर्टेंट भूल मत जाना, ठीक है। 5,000 की लेट फीस भी लगेगी। अब देख लो जरा सोल्यूशन, लीगल एनालिसिस एंड रिटर्न कैन बी फर्निश्ड फॉर द प्रीवियस ईयर फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, कभी भी विद इन 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब देखो अपडेटेड रिटर्न जो है वो 31/3/2029 तक हम भर सकते हैं, ये वाली 24-25 वाली, वही हम भर रहे हैं 26 में, तो इसलिए जो रिफंड आ रहा है 440 का 560 माइनस जो टैक्स डिडक्शन की थी 10 लाख की, ये आ रहा है, तो इसलिए अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट फाइल फर्निश, सॉरी कैन नॉट बी फर्निश, अगर हमें क्या चाहिए हो, रिफंड चाहिए होगा, तो नहीं हो सकता। उसके बाद अपडेटेड रिटर्न 25-26 के लिए 2030 तक हो सकता है, फर्निश की 28/5 को किया, सिंस द अपडेटेड रिटर्न इज फर्निश बिफोर एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ्स, तो इसलिए एडिशनल इनकम टैक्स जो 25% पेबल होगा, ऊपर वाले में 50 था, ठीक है। तो टैक्स लाइबिलिटी देखो 630 थी, टीडीएस हमारा 2 लाख, सेल्फ असेसमेंट हमारा 1 लाख, तो आ गया 330, उसमें से 90,000 ऐड करना, 420 आ गया, इसका 25% 105,000 आ गया, तो 105,000 का एडिशनल आएगा, 330 आपको टैक्स पेबल है, इंटरेस्ट आपका 90 है, लेट फी आ गई 5,000 की लग जाएगी 234 एफ में, टोटल आ गया 530, तो 525 आ रहा था ऊपर हमारा, उसमें 5,000 और ऐड कर दो, यानी इतना 525 में मैंने नीचे बताया था, इसमें आप और ऐड कर दोगे 5,000, तो आपका 30,000 आ जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने अलाउड है, डिफॉल्ट वाले में 75, नॉर्मल वाले में 50, इंटरेस्ट इसमें डिसअलाउड होता है, इसमें अलाउड होता है पर 2 लाख तक की, लेट आउट प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है अलाउड इन फुल, अलाउड इन फुल, सेट ऑफ अगर हाउस प्रॉपर्टी का करना है, यहाँ पे पैंड हो रखा है, यहाँ पे 2 लाख तक कर सकते हो, एडिशनल डेप्रिसिएशन यहाँ पे डिसअलाउड है, यहाँ पे अलाउड होता है, चैप्टर 6 से डिडक्शन एटीसी डी और टीटीए यहाँ पे डिसअलाउड होती है, एटीसीसी डी2 और सीसीएच2 वो जाते हैं अलाउड इन फुल, ये वाला। उसके बाद है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस से अगर रिटर्न एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है तो 45 डेज, अगर नहीं करता तो 15 डेज, और अगर मीडियम एंटरप्राइजेस उसमें एप्लीकेबल नहीं है, एग्जाम्पल होता है फ्रॉम 43BH डिडक्शन टू द नॉर्मल एक्चुअल बेसिस, इसमें अलाउड हो जाएगा, इसमें तभी अलाउड होगा। चलो उसके बाद है स्लैब रेट्स, आपको पता ही है 4 to 8, 5 से 8 से 12, 10, 12 से 16, 15, 16 से 20, 20, 20 से 24, 25, 24 से 32, रीपेड एडी से बनेगा, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में 7 लाख पे मिलता है, और मैक्सिमम लिमिट 25,000, अनएक्सपेक्टेड इनकम के 78% आपका इफेक्टिव रेट होता है, 60, 25 और 4 मोस्ट एवरेज। उसके बाद है प्री 2374 रियल स्टेट खरीदा आपने और बाद में बेच रहे हो 20% विद इंडेक्सेशन और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन ले लेना,
सिलेक्ट करेंगे 194 क्यू को टीडीएस ऑन गुड्स पे बायर जो उसका 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, परचेज 50 लाख से ज्यादा की होनी चाहिए, 0.1% इन एक्सेस ओवर 50 लाख। ओवरराइड्स 261H। सेक्शन 261 जी क्या कहते हैं एलआरएस और टू पैकेजेस का कि भाई 5% करेंगे का टू पैकेजेस का है, अगर 10 लाख तक के तो 20% उससे अगर ऊपर का है तो, और एलआरएस के लिए 20% ऑन एक्सेस ओवर 10 लाख। अपडेटेड रिटर्न में क्या करते हैं, कैन बी फाइल्ड विद इन 48 मंथ्स एंड ऑफ द फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर के लिए एडिशनल टैक्स का 25%, अगर विद इन 12 मंथ्स है 50%, 12 से 24 के बीच में। कैन नॉट बी फाइल्ड फॉर रिफंड्स और 5000 लेट फीस 234 ऐप में देनी पड़ेगी। 43 क्या कहता है, अपोर्शन पेमेंट केयरफुली, ठीक है, और मीडियम एंटरप्राइज आर आउटसाइड। डिविडेंड इंटरेस्ट स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड, मैक्सिमम 20% का डिविडेंड इनकम मिलता है, वही एक तरीके से एक्सपेंस मान लो जो हमें करता है। सीनियर सिटीजन का एडवांस टैक्स इम्यूनिटी क्या होती है, रेसिडेंट को ही मिलती है, सीनियर सिटीजन जिनकी पीजीपीपी इनकम नहीं है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।